Radhe Radhe to all. I welcome our Guruji Honorable Dr. C.A. Girish Ahuja ji on the topic on provisions of clubbing, set off and carry forwarded of losses under Income Tax Act. I also welcome our former Central Council member Sanjay Agrawal ji, Satish Goyal ji, Sunil Dhamija ji, Sanjay Sharma ji, R.D. Kakra ji और सब हो गए. And as you know, there is no need to introduce Guruji, but I would like to say one thing. मैंने बहुत सुना है कि कलम में ताकत होती है और कागज में भी ताकत होती है, मैंने बहुत सुना है. लेकिन मैं पिछले 33 साल से गुरुजी को देख रहा हूँ कि गुरुजी ना तो कलम यूज करते हैं ना कागज यूज करते हैं. और हमारे सुनील धमीजा जी तो पिछले 43-45 साल से गुरुजी को देख रहे हैं कि ना वो कागज यूज करते हैं ना कलम यूज करते हैं. तो इसका मतलब कागज और कलम से भी ज्यादा ताकत गुरुजी की आवाज में है. इसकी आवाज से सारे बुद्धिजीवी, चाहे वो सीए हो, सीएस हो, आईसीडब्ल्यू हो, लॉ ग्रेजुएट हो, सारा अपना काम छोड़ करके गुरुजी के यहाँ भागे दौड़े चले जाते हैं. तो सर के पास सब कुछ फिंगर टिप्स पे है. तो ये आज पहली चीज है कि सर गुरुजी में कलम से ज्यादा ताकत है. तो वेलकम सर, थैंक यू once again welcome and request our former Central Council member Sanjay Agrawal ji, please introduce or say something, sir. इंट्रोड्यूस क्या गुरुजी को इंट्रोड्यूस करूं? हाँ. क्या बात है, क्या बात. सर आपसे बुलवाना है ना कुछ तो बुलवाना ही है आपसे. ये देखो सीधी बात करो. ये तो व्हाट ए ग्रेट ऑनर दैट आई एम बीइंग गिवन द ड्यूटी टू इंट्रोड्यूस द गुरुजी. डॉक्टर गिरीश आहूजा इज ए graduate and postgraduate both from Shriram College of Commerce, and he has a PhD degree in management studies FMS, and he was a lecturer in SRCC, and in every 3 institute, ICWA, ICI, SI, he is a great faculty, and I think more than 6,000 lectures have been delivered by him. And these days I have found something new, that he is not only giving lecture, but he is also listening various lectures, which was not otherwise possible, because he was so busy in traveling. Because of this COVID, there is a, you can say, blessing in disguise, that he is listening a lot of lectures also, and as such lot of people are also getting good feedback. They are also getting some of the points, and he always contribute positively, what I will say. And in the institute, in my career of 12 years, 9 years in the Central Council and 3 years in the Regional Council, I have found that every time whenever we have called him, he has not only contributed, but he has also given lot of input what is going on in the department, and that's why lot of people not only respect him. मैं सिर्फ 2 चीजें ऐसी जो है कहना चाहूंगा, जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम हो, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरा कॉलेज में 1 नंबर मेरिट लिस्ट से कम आया, जो मेरिट लिस्ट एडमिशन की थी. मैं भगत सिंह कॉलेज का स्टूडेंट हूँ. गुरुजी भगत सिंह कॉलेज के नहीं है. मेरी मासी जी इनके बहुत क्लोज थी. उन्होंने इनको रिक्वेस्ट करी. मेरे को दिल्ली में कोई नहीं जानता था, और गुरुजी ने चल के आके मेरा एडमिशन कराया. और उसके बाद प्रिंसिपल ने ये पूछा कि आप ये बताइए, ये बच्चे जब आते हैं तो बड़े शरीफ से लगते हैं, और बाद में ये गुंडे बन जाते हैं. और बगैर इस बात की मेरी बैकग्राउंड चेकिंग करे, गुरुजी ने मेरी गारंटी दी थी वहां पे. और जब मैं चेयरमैन बना, तब मैं गुरुजी को लेने गया, और मैंने कहा साहब आपकी गारंटी आज भी वैलिड है, और आप चल के देखिए. दूसरी चीज, मैं भगवान से एक ही प्रार्थना और करता हूँ कि खाली मेरी लाइफ में नहीं, मेरे बच्चों के बच्चों की लाइफ तक गुरुजी जो है हम सबको ऐसे ही पढ़ाते रहे. विद दिस आई इंट्रोड्यूस डॉक्टर गिरीश आहूजा.
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरी वैसे ऑलवेज एक डिमांड रहती है संजय जी, आप सुनी जिंदल भी है, जब हमारे मोदी जी नॉमिनेशन मांगेंगे तो उस वक्त ध्यान रखना, मैं उसको बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, हे और राम, क्योंकि हमें गुरु जी को एक हमने अवार्ड जरूर दिलाना है, द्रोणाचार्य पद्मश्री। तो विद दिस आई रिक्वेस्ट एंड ओवर टू गुरु जी सर। thank you sir. Convener of the study circle, of course, Musa Road Study Circle, Sunil Davija ji, and of course the founder convener, and is always, you know, ये मेरे को छोड़ते नहीं, चाहे कोई और कोई ना कोई, ये सब कुछ मेरे को पकड़ लेते हैं। राजेश अग्रवाल जी, कन्वीनर ऑफ द शास्त्री नगर स्टडी सर्कल मिस्टर सतीश गोयल जी, एंड ऑफ कोर्स मेरे के लिए तो डिफेक्टो प्रेसिडेंट ही है, यही है चेयरमैन ऑफ द पंजाब, द होल ऑफ पंजाब, आशीष जिंदल जी, बट ये तो होगा ही। संजय शर्मा जी फ्रॉम एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली टैक्स बार, एंड ऑफ कोर्स सेंट्रल काउंसिल मेंबर। वैसे तो राजेश जी ने कहा है पास्ट सेंट्रल काउंसिल मेंबर, अगर मैं ऐड कर दूं तो फ्यूचर आल्सो लाइकली काउंसिल मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, well friend, let me tell you this topic I have never done with the chartered accountants. एक पहले भी एक टॉपिक मैंने किया, वो करवा के ले गए, वो डेथ ऑफ ए पर्सन की असेसमेंट, और ये टॉपिक भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कराया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनने वाला टॉपिक है। इतना ज्यादा क्लबिंग के अंदर नहीं है जितना कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप के अंदर है, लेकिन आई विल टॉक टू यू फर्स्ट क्लबिंग प्रोविजंस, बिकॉज दैट कम्स फर्स्ट। You have to calculate your gross total income, but first you have to apply the clubbing provisions, and then only you have to apply set off and carry forward losses provision. So clubbing provisions are given in Income Tax Act under section 60 to 65. ये 5 सेक्शन है, 6 हो गए, 60 से लेकर 65 जो क्लबिंग प्रोविजन की बात करते हैं, एंड सेक्शन 70 to 80 टॉक्स अबाउट सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों पहली बार हो रहे हैं, ये भी मैं बता दूं, किसी ने ये टॉपिक करा नहीं है कहीं भी। आइए तो मैं सेक्शन 60 स्टार्ट कर रहा हूं। क्या कहता है? वेयर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट फ्रॉम विच दैट इनकम इज अक्रूड, दिस इनकम शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। ये सेक्शन 60 कह रहा है कि आपने इनकम को तो ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जो एसेट है जिससे इनकम सोर्स आया है, जिससे ये इनकम अक्रू हुई है, उसको ट्रांसफर नहीं किया, तो ये क्लबिंग ये क्या कहेगा? दिस विल बी टैक्सेबल इन द हेड्स ऑफ द ट्रांसफरर। मैं कहना भूल गया, सेक्शन 64 जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल को लगता है और 64 पूरा, लेकिन सेक्शन 60 to 63 एनी एसएससी की बात कर रहा है, एनी एसएससी, क्लबिंग इन द हैंड्स ऑफ एनी एसएससी। 60, 61, 62, 63 clubbing in the hands of any SSC. 64, any means individual also. 64 is exclusively clubbing in the hands of the individual. Individual. 64 is not applicable for any other person. तो मैंने क्या किया, सपोज मेरी एक हाउस प्रॉपर्टी है, उस हाउस प्रॉपर्टी को तो मैंने ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन कहा इस हाउस प्रॉपर्टी से जो रेंट आएगा ये मेरी मदर को दे देना, ये रेंट आएगा मेरे फादर को दे देना, रेंट आएगा फलाने को दे देना, एक्स को दे देना, राजेश जी को दे देना। देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट फ्रॉम विच दैट इनकम इज अक्रूड। अरे सोर्स तो मेरे पास ही है, बेसिक उसका जो वो मेरे पास है, पेड़ मेरे पास, फल मैंने ट्रांसफर कर दिए, पेड़ तो मेरा ही है, हाउस प्रॉपर्टी मेरी, मैंने कहा इसको रेंट इसको दे दो, ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाता है, ओवरराइडिंग टाइटल नहीं माना जाता। इसलिए वो इनकम मेरे हाथ में टैक्स लगेगी चाहे कुछ कर। और जो राजेश जी को मिली और वो रिलेटिव नहीं है तो उनको 56(2)(10 भी लग जाएगा, वो गिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि राजेश जी को दी। अब पहले तो 56(2)(10 होता ही नहीं था, 56(2)(10 आ गया तो उनके हाथ में टैक्स भी लग जाएगा। मेरे हाथ में तो इनकम टैक्स लग गया और आपके हाथ में 56(2)(10, क्योंकि इनकम आपके पास पहुंच गई। ये डबल कैसे हो सकता है? ये बात समझ रहे हैं? वो कहते हैं कि आपने ली, पहले आप टैक्स दो, फिर आपने उसको गिफ्ट दे दी तो उसके ऊपर टैक्स वो देगा रिसिपिएंट। आपने तो ली, ये तो आपकी इनकम थी, धन्यवाद, लेकिन आप उसका बेनिफिट किसको दे रहे हो? उसको। तो लाइए 56(2)(10 लगा दीजिए, गिफ्ट कर दिया आपने। हाँ, रिलेटिव को है तो दिक्कत नहीं है,
रिलेटिव क्या है तो 56(2)(10 नहीं लगेगा, पर राजेश जी मेरे रिलेटिव नहीं है तो लग जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा ये सेक्शन 60 है। बड़ा सिंपल सा 2-3 वर्ड का सेक्शन है, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि एप्लीकेशन है ये। अरे मेरा पेड़ मेरा पास है, घर मेरे पास है, उसका रेंट मैं किसी को दे दूं, ये कैसे हो सकता है? पहले मैं टैक्स दूंगा, फिर मैं रेंट दे रहा हूं उसको, तो वो उसके ऊपर अदर सोर्सेज में टैक्स कर जाएगा 56(2)(10 बिकॉज विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो वो तो हो ही जाएगा। तो लीजिए फर्स्ट ये हो गया। अब 61 सुनिए, वेयर देयर इज ए रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट, then income from that asset shall be taxable in the hands of the transferor। मैंने ये बोला है, ये रिवोकेबल ट्रांसफर किया गया, आपने किया है रिवोकेबल। रिवोकेबल मींस मैं बताता हूं, ये सेक्शन 61 कर रहा हूं, और व्हाट इज अ रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट सेक्शन 63 में लिखा हुआ है, मैं करता हूं। पर रिवोकेबल का मतलब जो मैं लाइव वापस ले सकता हूं, आई कैन टेक इट बैक, तो वो रिवोकेबल ट्रांसफर तो है, तो उसकी इनकम जो आएगी वो टैक्स होगी इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफर। हमारा इररिवोकेबल होना चाहिए, ट्रांसफर शुड बी इररिवोकेबल। अगर मैं किसी ट्रस्ट को ट्रांसफर कर देता हूं, या मैं किसी बेनिफिशियरी ट्रांसफर आपको ट्रांसफर कर देता हूं, लेकिन रिवोकेबल है कि आई कैन टेक इट बैक, देन इट इज रिवोकेबल। तो कहता है कब ये इररिवोकेबल माना जाएगा? पहले रिवोकेबल कब माना जाएगा? वो 63 में लिखा है रिवोकेबल कब माना जाएगा। Revocable transfer of asset is the transfer asset where the transferor has a right to retransfer that asset during the lifetime of the beneficiary or the transferee। मेरे पास right है to retransfer that asset or the income in that asset, सिर्फ नहीं है, whether whole or part। मैंने राजेश जी को ट्रस्ट बना के राजेश जी को दे दिया, बेनिफिशियरी ट्रस्टी बना दिया राजेश जी को, और एक ट्रस्ट वैसे तो बना ही नहीं सकता क्योंकि अब तो 56(2)(10 लग गया जब तक रिलेटिव के लिए ट्रस्ट ना हो। जी 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 जी, अब तो 56(2)(10 लग गया जब तक रिलेटिव के लिए नहीं। चलो मैंने अपने रिलेटिव के लिए ट्रस्ट बना दिया, मैंने अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने भाई के लिए ट्रस्ट बना दिया, लेकिन मैंने लिखा रिवोकेबल ट्रांसफर कि आई हैव ए राइट टू रीट्रांसफर दैट whether the whole or part of the income or the asset during the lifetime of the beneficiary or during the life of the transferee, तो वो revocable माना जाए, वो revocable है। और I have a right to reassume power, पहले था retransfer, I have a right to reassume power whether whole or part in the income or asset of that will also be treated as revocable transfer during the lifetime of the beneficiary or during the lifetime of the transferee। अगर मेरे पास पावर है to retransfer that asset or retransfer full asset or part of the asset or retransfer full income or part of the income during the lifetime of the beneficiary, तो उस केस में वो रिवोकेबल माना जाएगा, और उससे जो इनकम आएगी, हालांकि आपने एसेट दे दी, लेकिन उससे जो इनकम आएगी वो ट्रांसफरर के हाथ में, ट्रांसफर कोई भी हो सकता है, कंपनी हो सकता है, फर्म हो सकती है, कोई भी कंसर्न, वो ट्रांसफरर के हाथ में टैक्स लगेगा उस इनकम को। मेरी बात को समझ रहे? रिवोकेबल का मतलब ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी आई हैव ए पावर टू रीट्रांसफर दैट एसेट टू माई सेल्फ बैक, or I have a right power to reassume the income or the asset of that, तो वो माना जाए। अब एक सेक्शन दे रखा है 62, when it is called irrevocable, वो कहता है it is called irrevocable if I cannot take back that asset during the lifetime of the beneficiary। कि मैंने कह दिया ये मैं दे रहा हूं जब तक ये जिंदा है, मेरा भाई है या मेरा बेटा है या मेरा कोई रिश्तेदार है, मैं इसको दे रहा हूं, ये ट्रस्ट में दे रहा हूं, जब तक ये जिंदा है मैं ये एसेट वापस नहीं ले सकता, ये इसकी इनकम भी मैं नहीं ले सकता, मैं इस पे रीअज्यूम पावर भी नहीं कर सकता, तो ये डेफिनेटली इररिवोकेबल माना जाएगा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी। जब हम ट्रस्ट को देते हैं तो वर्ड बोलते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी, जब हम किसी को डायरेक्ट दे देते हैं तो हम कहते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी। वर्ड समझ रहे हैं? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी मींस
जब मैंने ट्रस्ट को दिया और ये कह के दिया कि जब तक वो जिंदा है ना तो मैं इसकी इनकम लूंगा, ना फुल या पार्ट, और ना ही मैं एसेट वापस लूंगा, तो ये इरिवोकेबल माना जाता है टिल द लाइफ टाइम, टिल दैट टाइम। और जिस दिन वो उसकी डेथ हो जाए तो ये रिवोकेबल बन जाएगा, फिर मेरे इनकम में आ जाएगा। मैंने कहा, मैंने एक ट्रस्ट बनाया, उसको कह दिया कि ये मैं एसेट इस ट्रस्ट को दे रहा हूं और इससे जो इनकम आएगी और ये है वो उस बेनिफिशियरी मेरे भाई के लिए रख देना, भगवान, टिल द लाइफ टाइम। ये इरिवोकेबल, मुझे टैक्स नहीं लगेगा। किसको लगेगा? या तो ट्रस्ट को लगेगा, अगर प्राइवेट ट्रस्ट है तो ट्रस्ट को लगेगा, और वहां भी देखा जाएगा डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट है कि स्पेसिफिक ट्रस्ट है, उसको लगेगा, मुझे नहीं लगेगा। लेकिन द मोमेंट ही पर्सन डाइज, बेनिफिशियरी की डेथ होते ही वो मेरे हाथ में क्लबिंग हो जाएगी। ये टिल द लाइफ टाइम द बेनिफिशियरी और टिल द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी, ये क्या माना जाता है? इररिवोकेबल। इररिवोकेबल, इसको हम क्लबिंग नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? एक और था, 1961 से पहले अगर मैंने कोई एसेट दी है, किसी को ट्रांसफर की है फॉर मोर देन 6 ईयर, तो उतने साल तक तो वो इरिवोकेबल मानी जाएगी। 1961 से पहले जब एक्ट आया, सपोज मैंने 1960 में एक एसेट दे दी 70 साल के लिए, टिल द लाइफ टाइम नहीं, 70 साल के लिए दे दी, तो 1960 में दी तो 70 साल कब खत्म होते हैं? 2030 में। तो 2030 तक ये इरिवोकेबल माना जाएगा और 2030 के बाद ये वापस आ जाएगा। कब दी? बिफोर 61। लेकिन सपोज मैंने 1960 में दी थी और 50 साल के लिए दी थी, तो 2010 तक तो ये इरिवोकेबल था और 2010 के बाद मेरी इनकम में ऐड हो। ये जो 1961 का एक्ट आया ना, उससे पहले मैंने कोई एसेट दी फॉर मोर देन 6 ईयर। अरे अगर 60 में दी और 6 साल दी तो 66 में खत्म हो गया, 40 साल दी तो 2000 में खत्म हो गया, 50 साल दी तो 2010 में खत्म हो गया, 60 साल दी तो 2020 में खत्म होगा, 70 साल दी तो 2030 में दिया। सुनिए, मैंने एक 70 साल के आदमी को दे दी 70 साल के लिए। ये लाइफ टाइम नहीं है, लाइफ टाइम नहीं है, 70 साल के लिए दी है। हो सकता है वो जिंदा रहे ही नहीं, वो बात अलग है, लेकिन ये 70 साल के दी तो मोर देन 6 ईयर्स है तो भी हो जाए, लेकिन ये 60 से पहले देनी है। अरे मैं अगर आज देता हूं कि मैं राजेश जी को दे रहा हूं 70 साल के लिए, ये रिवोकेबल है। अरे 70 साल राजेश जी जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन रिवोकेबल है। लिख दूं मैं राजेश जी की लाइफ टाइम के लिए दे रहा हूं, टिल द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी, तो रिवोकेबल नहीं। आप बात समझ रहे चीज का कितना फर्क है? मैंने ये बोला एक 70 साल का आदमी है, मेरा भाई 75 साल का, लेट्स से मैंने लिख दिया टिल इज लाइफ टाइम, तो ये इरिवोकेबल है। अगर मैंने लिख दिया मैं इसको 50 साल के लिए दे रहा हूं, वो 75 साल का तो अभी है, 50 साल तो 125 साल का वो जिंदा भी नहीं रहेगा, लेकिन वो क्या माना जाएगा? रिवोकेबल माना जाएगा, क्योंकि आपने लाइफ टाइम के लिए नहीं दी है, क्योंकि लाइफ इज वेरी अनसर्टन। हो सकता है कल ही डेथ हो जाए, हो सकता है 50 साल में भी ना हो, मुझे क्या पता, क्योंकि हमारे रामदेव जी कहते हैं 100 साल तो मिनिमम जीना है और आदमी की उम्र तो 400 साल तक होती है। ये तो मुझे पहली बार ही पता लगा कि आदमी 400 साल भी जी सकता है। 100 तो वो मिनिमम कहते ही कहते हैं। वो कहते हैं आपकी जो किडनी है, आपका जो दिमाग है, आपका जो लीवर है, ये 400 साल तक काम कर सकता है, 400 ईयर्स। ये भी एक योगा की बातें करामात है, बहुत बता रहा हूं मैं, लेकिन 100 साल तक तो आदमी अब कई जीने लग गए। ये हो गया, ये पोल्यूशन वोल्यूशन नहीं था तो तब तो पहले कुछ और ही होता था। पोल्यूशन वोल्यूशन है तो 60 साल का भी नहीं पता, 40 साल का भी नहीं पता आदमी। लेकिन अगर लाइफ टाइम के लिए देंगे तो ये इरिवोकेबल है टिल लाइफ टाइम, टिल लाइफ टाइम। लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए देंगे आफ्टर 61 तो ये रिवोकेबल माना जाएगा। रिवोकेबल, रिवोकेबल। हाँ, 61 से पहले दिया और मोर देन 6 ईयर दिया तो जितने साल खत्म नहीं हुए तब तक वो इरिवोकेबल। ये क्लियर हो गया सर? ये लोग पढ़ते नहीं है, मैंने 60, 61, 62, 63 कर दिया। ये क्लबिंग किसी भी के हाथ में हो सकती है, जरूरी इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल भी हो सकता है। आइए आप 64 करते हैं। सेक्शन 64 के 2 सबसेक्शन है, 64 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 64 सबसेक्शन 2।
सबसेक्शन 2 बाद में करता हूं। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 के नीचे भी कई क्लॉजेज हैं, पहले तो बहुत थी, अब कुछ कम हो गई। सेक्शन 64 अश्विनी जी सुन लीजिए, सेक्शन कहते मेरा नाम कभी आप लेते ही नहीं हो, अगर आपके फोटो नजर आएगी तो मैं जरूर आपका नाम लूंगा, अगर वो अपनी फोटो लगा के और आप बैकग्राउंड में चले गए तो आपका नाम नहीं लूंगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं, पहले सारे भाग जाते हैं और दीवारों से बात कर रहा होता मैं, अरे शक्ल तो नजर आए, अरे सर बिल्कुल गलत गल है सर। अब हाँ जी आपकी भी आ रही है सर, आपकी भी आ रही है, तो जिसकी नजर आ रही है सुनील दवीजा जी की नजर सारे अलर्ट में सर। आप देखो संजय अग्रवाल अपनी फोटो लगा के चला गया, संजय शर्मा जी तो है और संजय अग्रवाल अब आ गया फोटो बता रही, तो कुछ खा पी रहे हो तो क्या हुआ, संजय जी फोटो दिखाइए। तो मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो मुझे लगता ही नहीं। और ये कि वो कलकत्ता से बैठे हुए आरडी काका जी, वो भी बैठे हुए अपनी फोटो लगा के नहीं बैठे हुए, सामने बैठे हुए। जो प्रत्यक्ष नजर आएगा मुझे खुशी होगी, क्योंकि मुझे नजर आता है तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। फेस रिएक्शन पता लगता है। लाइव टीचिंग में यही तो फर्क होता था, मैं आंखों की स्टडी करता था, उसके फेस रीडिंग करता था कि उसके समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, और आंखों में आंखें डालकर बात करता था। मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा, आप लोगों की आंखों में भी आंखें डाल के करता था। आप चिंता मत करिए, घबराइए नहीं, उनकी आंखों में डालेगा तो क्या हुआ, आपकी भी आंखों में आंखें डालकर मैं देखता था और फिर फेस रीडिंग करता था, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। अगर आप आगे अपनी फोटो छोड़ के चले जाएंगे तो मुझे क्या पता आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो इसलिए अश्विनी जी मैं क्या बता रहा हूं, एक है सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2I और एक है क्लॉज IV, एक है क्लॉज VI, एक है क्लॉज VII, एक है क्लॉज VIII V8। अब 64 1I नहीं है, अब नहीं है, अब है 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2I। जरा ध्यान सुनना सर अश्विनी जी, in computing the total income of an individual there shall be included any amount given to the spouse by way of remuneration or by way of salary, commission or any other remuneration, if that remuneration is being paid by a concern in which such individual along with his relative has substantial interest। मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है और मेरी वाइफ वहां पर मैनेजर है, शी इज गेटिंग ए सैलरी देयर। अगर मेरी उस फर्म में 20% शेयर अलॉन्ग विद माय रिलेटिव, प्लीज नोट द वर्ड अलॉन्ग विद रिलेटिव, और रिलेटिव के अंदर कौन कौन आता है, वो वाली डेफिनेशन 56(2)(10) वाली नहीं। रिलेटिव हियर मींस जनरल डेफिनेशन, रिलेटिव हियर मींस इट इंक्लूड्स स्पाउस दैट इज हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट। बस ये रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं। कौन, मैं, मेरी बीवी, मेरा भाई, भाई की बीवी नहीं, मेरा भाई, भाई की बीवी नहीं, मेरी बहन, मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे चिल्ड्रन, ग्रेट चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। इससे ऊपर नहीं जा रहा, इतनी देर तो मैं जिंदा भी नहीं रहूंगा कि ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन पे आ जाऊं, मैं इतना ही बोला। लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, इसको मिलाकर अगर मेरे 20% शेयर उस पार्टनरशिप फर्म में है और मेरी बीवी वहां पर नौकरी करती है और उसको सैलरी मिलती है, तो पहले मेरी बीवी की सैलरी की इनकम निकाली जाएगी जैसे निकलती है अंडर द हेड सैलरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दूंगा वहां, और वो इनकम मेरी इनकम में क्लब हो जाएगी। समझ में आ रहा है, पहले इनकम उसकी निकालनी पड़ेगी, फिर वो इनकम मेरी इनकम में क्लब हो जाएगी। मैं एक कंपनी में शेयर होल्डर हूं और मेरे शेयर, वोटिंग पावर, मेरे शेयर अलॉन्ग विद माय रिलेटिव 20% से ज्यादा हैं, और मेरी वाइफ वहां काम करती है, नौकरी करती है, एंड शी गेट सैलरी और शी गेट कमीशन, शी गेट ब्रोकरेज और एनी अदर रेम्युनरेशन फ्रॉम दैट कंपनी। तो उस केस में पहले उसकी इनकम निकालूंगा वाइफ का हेड वाइज, सैलरी की है तो सैलरी में, कमीशन की है तो बिजनेस होगी या कमीशन की है, वो निकाल कर उसको क्लब कर दूंगा इन द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल हु हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, हु हैज। लेकिन रुकिए, ऐसा भी तो हो सकता है दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो और दोनों को ही सैलरी मिल रही है।
पहले लेता हूं, दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, लेकिन सैलरी एक को ही मिल रही है। देखिए मेरी बीवी का मिलाकर या मेरे फैमिली का मिलाकर, बीवी का भी 20% है विद हर रिलेटिव, और मेरे भी 20% है विद हर। देखिए बीवी के रिलेटिव में कौन आएगा? बीवी का भी शेयर 20% हो सकता है। उसके रिलेटिव कौन है? उसके रिलेटिव है उसका हस्बैंड, मींस मैं, उसके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स नहीं, मेरी बीवी के पेरेंट्स, मेरी बीवी के ग्रैंड पेरेंट्स, मेरी बीवी के बच्चे, वो तो ठीक है, उसके बच्चे मेरे बच्चे एक ही बच्चे होंगे, ये तो पक्की बात है। मेरी बीवी के ग्रैंड चिल्ड्रन, और सुनिए मेरा भाई नहीं, मेरी बीवी का भाई। साला मेरा बहुत करीबी होता है, लेकिन साले को नहीं गिनना है मेरी 20% में, और बीवी के केस में देवर को नहीं गिनना है, जेठ को नहीं गिनना है, उसका भाई, उसकी बीवी। समझ रहे हैं सर मेरी बात? अश्विनी जी समझ रहे हैं रिलेटिव की डेफिनेशन में कैसे गिनना है? ये मत भूल जाना कि यार सास तो माँ के बराबर होती है, होती होगी माँ के बराबर ना, वो नहीं आती है, बीवी की माँ में नहीं आती है, उसके रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आती है। इस केस में बीवी की सास बीवी की रिलेटिव नहीं है। इन केस दिस, मेरी सास मेरी रिलेटिव नहीं है फॉर दिस। मेरा साला जो बहुत ही करीब माना जाता है, सारी दुनिया एक तरफ, बीवी का भाई एक तरफ, वो मेरा रिलेटिव नहीं है फॉर दिस पर्पस, वो मेरा रिलेटिव नहीं है। मेरा रिलेटिव कौन है? मैं इंडिविजुअल हूं, और दोनों, पहले सुनो, मैं इंडिविजुअल, मेरी वाइफ को सैलरी मिल रही, तो किसका देखना? 20%, मेरा 20% देखना, ठीक है? मैं इंडिविजुअल हूं, दोनों को सैलरी मिल रही है, मुझे मिल रही है तो मैं तो ठीक है, लेकिन जो मेरी बीवी को मिल रही है तो मैं देखूंगा 20% वोटिंग पावर मेरा है अलॉन्ग विद माय रिलेटिव, तो वो क्लब कर दूंगा, वो मैं क्लब कर दूंगा। क्लियर हो गया? अब देखिए क्या हो रहा है, दोनों को सैलरी मिल रही है और दोनों का बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। मेरे बीवी का भी 20% विद हर रिलेटिव्स, और मेरे भी 20% विद माय रिलेटिव्स। समझ में आ गया? मेरे रिलेटिव में मेरी बीवी आती है, और बीवी के रिलेटिव में मैं आता हूं, नो डाउट, लेकिन बाकी नहीं आते, भाई बहन नहीं आते, माँ बाप नहीं आते, बच्चे आते हैं, बच्चे तो आते हैं, वो तो पक्की बात है, बच्चे तो आते हैं। उस बच्चे में वो भी आते हैं जो बीवी लेके आती है भाई दहेज के साथ, स्टेप चाइल्ड भी इंक्लूडेड है उसमें। वो लॉ में कहा, मैंने कुछ नहीं कहा यार, जो लॉ में तो वो बताऊंगा ना। तो बच्चे आते हैं लेकिन माँ बाप नहीं आते, तो ये दोनों हैं और दोनों को सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो किसमें ऐड होगा? अरे दोनों को सैलरी मिल रही है, किसमें ऐड होगा? वो कहता है जिसकी इनकम बिफोर दिस इनकम क्लबिंग इज ग्रेटर, इज हायर, ग्रेटर, मतलब मेरी इनकम, मेरी बीवी की इनकम, ये सैलरी छोड़कर, ये जो 2 सैलरियां मिल रही हैं कंपनी से या पार्टनरशिप फर्म से, उसको छोड़ दो, मेरी इनकम या मेरी बीवी की इनकम जो हायर है, उस इनकम में दोनों सैलरियां जुड़ जाएंगी, दोनों सैलरी जुड़ जाएंगी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? दोनों सैलरी जुड़ जाएंगी। मेरी सैलरी मैं अपनी इनकम के निकाल लूंगा, और बीवी की सैलरी पहले उसके हेड में निकाल कर फिर मैं क्लबिंग कर दूंगा। क्लियर हुआ? दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट और दोनों को रेम्यूनरेशन मिल रहा है। जब तो एक को मिल रहा है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, जब एक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और दोनों को सैलरी मिल रही है तो भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो तो ऐड होनी। दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, दोनों को सैलरी मिल रही है, तो ये सैलरी को छोड़ दो, उससे जो हायर इनकम दोनों में से किसी की है वो ऐड कर दो। तो अब दमीजा जी सुन लो, अगर ये सर दोनों की सैलरी छोड़नी है जी, दोनों की सैलरी छोड़ के जो हायर है। हाँ जी, जी अदर इनकम। अब एक और ध्यान से सुनिए दमीजा जी, अगर मेरी वाइफ के पास प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशंस है and she is getting that salary due to my professional or technical qualification application of that, तो वो क्लबिंग नहीं होनी, अब संजय जी की बीवी अगर पार्टनर होती, पर संजय जी की बीवी वो नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर संजय अग्रवाल जी की बीवी चार्टर्ड अकाउंटेंट होती और वहां पर वो पार्टनर होती या वहां वो सैलरी ले रही होती, तो क्लबिंग नहीं होती। लेकिन संजय जी की फर्म में उनकी बीवी अगर एम्प्लॉयड है, तो संजय जी जो बीवी को सैलरी दे रहे हो वो आपके हाथ में क्लब होनी है। सर उल्टा है, यहाँ तो मैं ले रहा हूँ,
नहीं नहीं सर, अच्छा तुम ले रहे हो अगर अगर अकाउंटेंट फर्म तुम्हारी बीवी की है, बेकार की बातें सर, करते हो। नहीं नहीं सर, अगर बीबीसीए होती तो पिछली बार इलेक्शन उसी को लड़ा देते फिर ये फिर ब्रेक देने की क्या जरूरत पड़ती। हाँ ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है। सर लेकिन संजय जी आप गलत बोल रहे हैं, किसी को ये गलत बोल रहे हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन ले लूंगा मैं। बिल्कुल नहीं, फर्म संजय अग्रवाल की है। हाँ जी, संजय अग्रवाल में अगर बीवी काम कर रही है तो उस केस में, क्योंकि संजय अग्रवाल जी का शेयर 20% से ज्यादा तो है ही है, तो उस केस में जो बीवी को सैलरी मिल रही है वो आपके क्लब हो जाएगी। लेकिन रुकिए, और लिखा प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, लेकिन कहीं आपकी फर्म प्रोफेशनल है, यहाँ दिक्कत है। अदरवाइज अगर कहीं ऑलरेडी वो काम कर रही होती कहीं और वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन होती, तो चाहे वो अटेनमेंट ना भी हो क्वालिफिकेशन की, तो भी वो मान ली जाती है। कई केस ऐसे आए हैं, वो कहीं से ऑलरेडी काम कर रही थी और वहां पर उसके बाद क्वालिफिकेशन आ गई, स्किल आ गया और फिर वो इधर लाई गई, तो उस केस में क्लबिंग नहीं होती। तो मैंने ये कहा, अगर मेरी वाइफ चार्टर्ड अकाउंटेंट होती, या क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही पार्टनर हो सकता है और तो कोई हो नहीं सकता। जी सर, जी सर। लेकिन अगर मेरी कोई कंपनी है और वहां पर होता, तो उस केस में अगर टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से हम उसको जॉब दे रखी है और उसको सैलरी मिलती है, तो क्लबिंग नहीं होगी, तो क्लबिंग नहीं होगी। ये क्लियर हो गया सर। सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2I, और पता क्या लिखा है, once such income is included in the income of a particular person, it will continue to be included in income of the same person unless the AO decide to do otherwise. कोई आप प्लानिंग करके बदलना चाहते हो तो अलग बात है, पहले साल जुड़ा अगले सालों भी जुड़ता रहेगा, और ये कंपलसरी है, मैंडेटरी। देखिए मैंने बता रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, दोनों को सैलरी मिल रही है, और मेरी दोनों को सैलरी मिल रही है, या सॉरी मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, बीवी को भी सैलरी मिल रही है और मेरी इनकम कम है, तो भी क्लबिंग होगी। आप ये नहीं कह सकते बीवी की इनकम तो ऑलरेडी ज्यादा है तो वही रख दो, नो, क्लबिंग इज ए मस्ट, क्लबिंग इज ए मस्ट, चाहे उस वक्त डिपार्टमेंट को नुकसान हो रहा है या डिपार्टमेंट को फायदा हो रहा है। मेरी टोटल इनकम 15 लाख की है, मेरी बीवी की अदर इनकम 30 लाख की है और सैलरी इनकम 6 लाख है। अगर सैलरी इनकम बीवी में ही रख देता तो 3600 का तो ज्यादा टैक्स मिलता, लेकिन मैंने 6 लाख अपनी इनकम में जोड़ना है, जोड़ना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, क्लबिंग करना जरूरी है, और क्लबिंग करके आपको टैक्स देना जरूरी है। ये सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2I कर दिया। अब आया सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज IV, IV मींस 4, IV। अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। Where there is a transfer of any asset other than a house property, please note the word other than a house property, by an individual to his or her spouse without adequate consideration, the income from that asset shall be clubbed in the hands of the transferor. मैंने क्या कहा, मैंने अपनी बीवी को 2 करोड़ रुपए गिफ्ट कर दी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। उस 2 करोड़ से जो इनकम आएगी वो मेरी इनकम में जुड़ेगी। देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट other than house property by an individual to his or her spouse without an adequate consideration. तो वो उससे जो इनकम आएगी वो मेरी इनकम में जुड़ेगी। मैंने अपने बीवी को शेयर ट्रांसफर कर दी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। उससे जो डिविडेंड आएगा वो मेरी इनकम में टैक्स होगा, उससे जो कैपिटल गेन आएगा वो भी मेरी इनकम में टैक्स होगा। और सुनिए, पहले कैपिटल गेन निकालूंगा बीवी के हाथ में, और बीवी उस कैपिटल गेन का सेक्शन 54 या 54F ले सकती है। शेयर बेचे तो 54F ले सकती है, अगर शेयर बेचे तो 54F ले सकती है। उस लेने के बाद जो इनकम आएगी वो क्लब हो। आप मेरी बात को समझे, पहले एग्जेम्पशन लेगी, बाकी इनकम को क्लब करेगी। समझ में आ रहा है? पहले इनकम एग्जेम्पशन लेगी, बाकी इनकम को क्लब करेगी। अब आगे सुनना, सर it is income which is clubbed, income on income is not clubbed. मैंने बीवी को दिए 1 करोड़ रुपया, उसने आगे लगा दिए, बिजनेस का बाद में बोलता हूं, उसने आगे FDR बनवा ली।
एफडीआर में 7 लाख रुपए का इंटरेस्ट आया, 7 के बाद वो 7 लाख मेरी इनकम में जुड़ जाएगा, ये तो हो गया। लेकिन 7 लाख बीवी वापस थोड़ी देगी मुझे, अरे 1 रुपया उससे वापस नहीं ले सकते, एक बार दे दो तो। वो 7 लाख मेरी बीवी के पास पड़ा है, तो उस 7 से जो उसने आगे इनकम कमाई वो क्लब नहीं होगी। मानिक लाल सेठ की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, मानिक लाल सेठ, दैट इट इज इनकम विच इज क्लब, इनकम और इनकम इज नॉट क्लब। मैंने क्या करता हूं, कई बार ऐसे भी कहता हूं, बीवी को देना दे दो, 2 करोड़ रुपए दे दो, लेटर बाई टैक्स फ्री बॉन्ड। उसने बॉन्ड खरीद लिए जो 5.5%, 5% का इंटरेस्ट आता है, टैक्स फ्री बॉन्ड। 2 करोड़ दे दिए दवीजा जी मैंने, 10 लाख रुपया इंटरेस्ट आया। वो 10 लाख रुपया क्योंकि इनकम एग्जेम्प्ट है, तो क्लबिंग में तो एग्जेम्प्ट इनकम भी तो एग्जेम्प्ट ही रहेगी सर, एग्जेम्प्ट इनकम भी तो एग्जेम्प्ट रहेगी, वो एग्जेम्प्ट है। अब वो 10 लाख मेरी बीवी के पास पड़े हैं, उसने उस आगे लगा दिए या आगे बिजनेस में लगा दिए या कहीं और लगा दिए, वो इनकम क्लब नहीं होगी, वो इनकम क्लब नहीं होगी। मेरी बात को समझ रहे हैं? मानिक लाल सेठ की जजमेंट मैंने बड़ी क्लियर बता दी कि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो क्लब नहीं होगी। MS राजन की भी जजमेंट है मद्रास हाई कोर्ट की, मद्रास की क्या करनी है जब मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट की बता दी। क्लबिंग नहीं होगी, इनकम इज क्लब्ड, इनकम और इनकम इज नॉट क्लब्ड। क्लियर हो गया? इनकम इज क्लब्ड, इनकम और इनकम इज नॉट क्लब्ड। क्लियर हो गया सर? लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बता रहा हूं। 90% लोग यहाँ बैठे हैं, उनको आइडिया नहीं है। आप बुरा मानेंगे, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, मैं तो एकेडमिशियन हूं, एकेडमिशियन को तो पढ़ना पड़ता है, नहीं तो आपको क्या जरूरत है? पता है सेक्शन 27(1) में क्या लिखा है? वेयर देयर इज ए ट्रांसफर बाय हाउस प्रॉपर्टी, सुनिए तमीजा जी, वेयर देयर इज ए ट्रांसफर बाय हाउस प्रॉपर्टी बाय एन इंडिविजुअल टू हिज और हर स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, without adequate consideration, the transferor shall be the deemed owner of the property. वो ट्रांसफर डीम्ड ओनर माना जाएगा। अरे क्लबिंग नहीं है, मैं ही ओनर माना जाऊंगा सेक्शन 27 में। अरे तभी तो मैंने बोला वेयर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। मैं ऐसे थोड़ी बोला था ट्रांसफर ऑफ एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। मैंने अगर अपनी बीवी को एक हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे दी, सर देनी नहीं चाहिए दिल्ली में तो, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी लग जाएगी, लेकिन हरियाणा में दे दो, पंजाब में दे सकते हैं, 2000 रुपए लगते हैं, और ये अश्विनी जी अपनी बीवी को ट्रांसफर कर सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी, सिर्फ 2000 ही लगते हैं, सिर्फ 2000। तो भाई साहब आपने प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर कर दी ना, जो मर्जी करते रहिए, वो डीम्ड ओनर आप ही माने जाएंगे और आपको इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्स लगेगा, सब कुछ आप ही करेंगे, बीवी की इनकम है ही नहीं वो। लेकिन अगर आपने 3 करोड़ रुपया बीवी को गिफ्ट कर दिया और बीवी ने उससे घर बना लिया, उस केस में ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, ये बीवी की इनकम निकालकर उसके बाद हम ऐड करें। फर्क समझ रहे हैं? बीवी को हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी तो मैं ही ओनर हूं, मेरी इनकम है अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। बीवी को 3 करोड़ रुपए दिए, बीवी ने घर बनाया, किराए पे दे दिया, पहले बीवी अपनी इनकम निकालेगी हाउस प्रॉपर्टी से, और निकालकर जो जो डिडक्शन लेनी है ले लेगी, और जो इनकम हाउस प्रॉपर्टी की आएगी वो मेरी इनकम में जुड़ेगी। समझ में आ रहा है? वहां पर दोनों चीजें फर्क हैं। एक में प्रॉपर्टी काइंड में दी तो आप डीम्ड ओनर है, दूसरे में कैश दिया और उसने प्रॉपर्टी बना ली तो पहले बीवी की इनकम निकलेगी, फिर क्लबिंग होगी। और पहले केस में मैंने एसेट इन काइंड दी थी, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के केस में, ओनली फॉर हाउस प्रॉपर्टी, नॉट फॉर एनी अदर, ओनली फॉर हाउस प्रॉपर्टी। तो मैंने अगर उसको गिफ्ट में दे दी, जहां पर हमारे दिल्ली में तो इसलिए नहीं देते कि स्टैम्प ड्यूटी लग जाएगी, हम तो इनहेरिटेंस में दे देते हैं, विल कर देते हैं, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी बचाते हैं। लेकिन पंजाब में, हरियाणा में 2000 रुपए लगते हैं ब्लड रिलेशन को देने के। मेरे ख्याल वाइफ को देने के भी 2000 होंगे, क्योंकि वाइफ वैसे ब्लड रिलेटेड नहीं होती है, वाइफ ब्लड रिलेटेड थोड़ी होती है, लेकिन वाइफ के भी 2000 ही होंगे। तो 2000 रुपए देके अगर आपने ट्रांसफर करा भी दी तो भी आपको बता रहा हूं आप ही की मानी जाएगी प्रॉपर्टी फॉर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं प्लीज। और फिर इसमें तो आप ही की प्रॉपर्टी है, इनकम के उनकम की बात ही नहीं आनी। इनकम ही आपके तो फिर इनकम और इनकम तो होगा ही नहीं। मेरी बात सुने सतीश जी, जब इनकम ही आपकी बन गई तो फिर इनकम और इनकम नहीं होगा।
लेकिन मैंने अगर 3 करोड़ रुपए बीवी को दिए थे गिफ्ट में और 3 करोड़ की उसने बिल्डिंग बनाई, वो बिल्डिंग से रेंट आया, वो मेरी इनकम में टैक्स लग जाएगा। लेकिन जो इनकम उसके पास आएगी रेंट की, उसके ऊपर जो इनकम कमाएगी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। फर्क समझ रहे हैं? 27 में इनकम और इनकम भी मेरी है, वहां इनकम और इनकम उसकी है। मेरे बात को समझ रहे हैं सर? मैं बार बार बोल रहा हूं इनकम और इनकम, वो 64 में लिखा है इनकम और इनकम, 27 में नहीं है। वहां तो हाउस प्रॉपर्टी जब बेचूंगा तो कैपिटल गेन भी यही क्लब होगा, लेकिन यहां तो डीम्ड ओनर ही मैं ही हूं। आप बात समझ रहे हैं? डीम्ड ओनर मैंने होकर सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में है, कैपिटल गेन वो निकालेगी। सर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, जरा सुनिए सुनील जी, सर अश्विनी सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने अपनी बीवी को गिफ्ट दी हाउस प्रॉपर्टी, स्टैम्प ड्यूटी दे दी अगर लगती है, या 2000 रुपए देके करा ली, उससे रेंट आया, वो तो मेरी इनकम है, रेंट आया मेरी इनकम है। लेकिन उससे कैपिटल गेन आया, वो पहले बीवी निकालेगी, क्योंकि 27 में कैपिटल गेन थोड़ी है, वहां तो रेंट का पार्ट है। तो वो पहले बीवी कैपिटल गेन निकालेगी, और कैपिटल गेन लगाकर एग्जेम्पशन लेनी है तो ले लेगी और फिर मुझे देगी, फिर मेरी इनकम में क्लब होगा। सर प्रोविजन सुन रहे हैं क्लबिंग के? ये कहीं पता था? नहीं बता दो दिल से, पता था? नहीं ध्यान था ये बातों का, ये ध्यान रख के रखनी है। और डिपार्टमेंट को नहीं पता तो आपको क्या बताऊं? उनको मैंने बताया कि है ये लॉ है, नहीं पता सर। वो मेरे नहीं पास पता आया था। कमिश्नर, वो मुझे कहता है सर क्या, मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, आपने हाउस प्रॉपर्टी दिया, आप ही की इनकम है। कहते ये कैसे हो सकता है, 64 लगेगा, मैं कहा 27 लगता है। फिर मुझे कहा जी कैपिटल गेन होगा, मैं कहा उसमें 64 लगेगा। तो आप समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं? तो ये सर, जी बात सर। को ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 64(1)(4) समझ में आ गया? 64(1) IV में अदर देन हाउस प्रॉपर्टी रेफर टू इन द 27(1) है, अदर देन हाउस प्रॉपर्टी रेफर टू इन सेक्शन 27(1), उसकी क्लबिंग है। बट इनकम इज क्लब्ड, इनकम और इनकम इज नॉट क्लब्ड। क्लियर हो गया? आइए 64(1)VI, ये तो जाती है, इसको तो मैं हटवा दूंगा, थोड़े दिन रुक जाइए। Where there in computing the total income of an individual, if there is a asset, where there is a transfer of asset by an individual to his or her son's wife, son's wife को गिफ्ट दोगे तो without adequate consideration, income from that asset shall be clubbed in the hands of the transfer. मैं अगर अपनी बहू को दे रहा हूं, son's wife है, तो वो क्लब हो जाएगी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। मैं अपनी बहू को दे रहा हूं या मेरी बीवी अपनी बहू को दे दो, मैं तो बहू की है, मेरी तो बहू है ही नहीं, तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन बहू को दोगे, जवाई को दे दो तो कुछ नहीं होगा। और जवाई को देता कौन है? जवाई को कौन देता है? वो तो बेटे को, बेटी को देते हैं। कोई देता है जवाई को आज तक? बता दो। वैसे तो बहू को भी कोई नहीं देता, लेकिन फिर भी उन्होंने बहू के लिए इसलिए रख दिया कि बहू के केस में, क्योंकि फैमिली मेंबर है, आप चाहते हो एक SSC और क्रिएट कर लूं गिफ्ट दे के, तो उसने लिख दिया वेयर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट। यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी वाला कुछ नहीं है, ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट बाय एन इंडिविजुअल टू हिज और हर सन्स वाइफ, द इनकम फ्रॉम दैट एसेट शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफर। क्लियर हो गया? ये सन्स वाइफ है सर, सन्स वाइफ। वो जमाना अलग था जब सन्स वाइफ कमाती नहीं थी, घर के घर रहती थी, और सन्स वाइफ की कीमत कई बार कमाई बेटे से ज्यादा होती है। तो क्लबिंग क्या करना चाहते हो? वैसे सन वाइफ को देता कोई नहीं, मेरे को देखा है, सब डरते हैं कहीं कुछ ले ही ना जाए। सन को दे देंगे, सन वाइफ को नहीं देते। बेटी को देते हैं, सन इन लॉ को नहीं देते। ये तो सिस्टम है। अब जितना मर्जी करो, मेरी बहू मेरी बेटी है, करके तो दो, कर दो ट्रांसफर। तो मानो सर इसमें कर इंडायरेक्ट दो राजेश जी, ट्रांसफर कर दो। सर इसमें इंडायरेक्ट तो नहीं मानेंगे? पहले बंदा अपनी बेटी को दे दे, बेटी आगे मदर को दे दे। रुक जाइए, ये थोड़ी देर, थोड़ी इतनी जल्दी रहा है, इतनी जल्दी ना भागिए, इतनी जल्दी मत भागिए, मैं सब कुछ बताऊंगा सर। ये देखिए सीए का दिमाग तो यही चलता है कि तरीका क्या निकालूं, और मुझे कुछ नहीं पता। बताऊंगा। पर बहू का आ गया समझ में? क्लियर है? जी अब सर। देखिए लोगों ने दिमाग लगाया कि यार ऐसे करता हूं कि मैं डायरेक्ट नहीं देता, मैं एक ट्रस्ट बना देता हूं, और ट्रस्ट बनाकर उसको बेनिफिशियरी बना देता अपनी वाइफ को। तो कहता अगर आपने ट्रांसफर कर दी फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्पाउस, देन दैट इनकम विच हैज अक्रूड टू द एक्सटेंट ऑफ द बेनिफिट टू द स्पाउस, वो क्लब हो जाएगी।
क्योंकि आपने डायरेक्टली नहीं किया, एक ट्रस्ट बनाकर उसको दे दिया और कह दिया ये जो इनकम आएगी ये इसकी है, मेरी वाइफ की, तो वो इनडायरेक्ट किया, वो क्लब हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? जितने परसेंटेज है। इसी तरह स्पाउस का भी कह दिया 64(1)(8) में कि 64(1) में बेनिफिट ऑफ दी सन्स वाइफ, तो भी क्लब हो जाएगी। बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ तो भी क्लब हो जाएगी। अब आया क्रॉस ट्रांसफर, जिसके लिए इंतजार कर रहे हैं अश्विनी जी। ऐसे भी तो कह सकते थे मैं अपनी भाभी को दे देता हूं और मेरा भाई मेरी वाइफ को दे देता है। आप समझ रहे हैं? ये देखिए क्रॉस ट्रांसफर। 56(2)(10) तो लगता ही नहीं है। 56(2)(10) रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाती है भाभी। मैंने ये कर दिया, मैंने अपनी भाई की वाइफ को दे दिया, मेरे भाई ने मेरी वाइफ को दे दिया। सर अगर पकड़े गए तो ये क्रॉस ट्रांसफर है, तो ये तो क्लब कर दी, ये क्रॉस ट्रांसफर है। हम क्या करते हैं, एक साल पहले कर देते हैं, दूसरा अगले साल कर देते हैं ताकि पता ना लगे। थोड़ा सा टाइम गैप दे देते हैं, 1 ईयर का टाइम गैप। 1 ईयर क्या है, एक फरवरी में कर दो, एक अगले साल कर दो। बात समझ में आ रहा है? लेकिन क्रॉस ट्रांसफर जो आप बेटी को देकर मां को दे रहे हो, वो भी एक क्रॉस ट्रांसफर ही है कि आप क्लबिंग बचा रहे हो। तो बेटी मां को नहीं देती, बेटा मां को दे देता है। वैसे बेटी से तो लेना हक नहीं बनता ना, बेटे से तो ले सकते हैं ना। तो आप बेटे को वो भी कर सकते हैं, पहले साल बेटी को दे दो या बेटे को दे दो, अगले साल वो मां को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप कर सकते हैं। लेकिन क्रॉस ट्रांसफर अगर पकड़ी गई तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी और तब क्लबिंग हो जाएगी। क्लियर हो गया सर? क्लियर हो गया अश्विनी जी? सारा 64(1) क्लियर हो गया? मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। 64(1)(2) spouse getting remuneration or commission from a concern in which such individual along with relative has 20% share or 20% voting power. Clear हो गया? If both are having substantial interest and both are getting remuneration, it will be included in the income of that spouse whose income is greater before this clubbing. ठीक है? No clubbing if it is because of professional technical qualification and it is because of application of such technical qualification. ठीक हो गया? 64(1) IV transfer of any asset other than house property referred to in 27(1). समझा दिया 27(1). If there is a transfer, income from that asset shall be taxable in the hands of the transfer. It is income which is taxable. Income on income is not taxable. 64(1) VI, where there is a transfer of any asset, यहाँ पर house property भी seem covered है. Transfer of any asset by an individual to his or her son's wife, the income of that asset, without adequate consideration, income of that asset shall be taxable in the hands of the transfer. Clear हो गया? Income is taxable. Income on income is not taxable. अब जरा एक और चीज बता दो, जरा ध्यान से सुनना, हैरान रह जाओगे। मैंने अपनी बीवी को 5 करोड़ रुपए गिफ्ट दिए और उसने बिजनेस में लगा दिए, तो क्या होगा? उससे जो प्रॉफिट आएगा वो कैसे निकाले? हो सकता है उसने अपने पैसे भी बिजनेस में लगा रखे हो सकता है उसने अपने भी लगा रखे हो, या फिर फ्यूचर में तो जो इनकम ऑन इनकम है वो भी तो कैपिटल बन जाएगी उसकी। मेरी बात सुन, मैंने 5 करोड़ दिए, अगले साल प्रॉफिट 1 करोड़ हो गया और कैपिटल 6 करोड़ हो गई। जब 6 करोड़, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, शी स्टार्ट्स इंडिविजुअल बिजनेस, पार्टनरशिप नहीं, इंडिविजुअल का बिजनेस। मेरी वाइफ को मैंने 5 करोड़ दिए, ज्यादा आपको लग रहा है तो मैं कम कर देता हूँ, क्योंकि 5 करोड़ देते हुए आपको घबराहट हो रही है। तो चलिए, मैंने अपनी वाइफ को 1 करोड़ रुपया दिया, उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और बिजनेस से प्रॉफिट आया। तो कैसे निकालना है सर? ये निकालना है प्रोपोर्शनेट अमाउंट क्लबिंग के लिए। क्या करेंगे सर? सुनिए, इनकम फ्रॉम ए बिजनेस मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड out of the gifted income as on the first day of the previous year, divided by total investment of my wife including this as on the first day of the previous year. अच्छा ध्यान, एग्जाम्पल समझना सर, एक एग्जाम्पल समझना। सुनील जी, समझिए, दमीजा जी जरा एग्जाम्पल समझना, लोगों को ये समझ में नहीं आती है। मैंने 1 करोड़ रुपया बीवी को गिफ्ट दिया, बीवी ने 20 अगस्त से बिजनेस शुरू करना है और मैंने 15 करोड़ का बिजनेस 15 उसको दे दिया। क्या दे दिया? ये 1 करोड़ रुपया दे दिया। उसने बिजनेस शुरू कर दिया,
और उसकी इनकम आ गई बिजनेस की 10 लाख रुपया, तो क्लबिंग क्या होगी? 10 लाख इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड आउट ऑफ द एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। आपको के फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर तो अप्रैल होता है जी? नहीं, इस बिजनेस का फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर तो तभी होगा जब बिजनेस शुरू करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? 20 अगस्त, तो इसमें वो होगा 1 करोड़ डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। उसने कोई अपना पैसा लगाया तो वो भी जोड़ दो, नहीं तो 1 करोड़ बाई 1। मेरी बात को समझ रहे? बीवी को 1 करोड़ रुपया गिफ्ट दी दवीजा जी, 50 लाख उसके पास अपना था, 1.5 करोड़ रुपया बिजनेस में लगा दिया, 10 लाख रुपया प्रॉफिट, 15 लाख रुपए प्रॉफिट आया। सो 15 लाख इंटू अमाउंट इन्वेस्टेड आउट ऑफ गिफ्टेड फंड। आउट ऑफ गिफ्टेड फंड में कितना अमाउंट इन्वेस्टेड था? 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 1.5 करोड़, इतना प्रॉफिट क्लबिंग हो जाएगा। क्योंकि मेरा पहला प्रीवियस ईयर शुरू ही 20 अगस्त से, लेकिन सपोज करो मेरा वाइफ को ऑलरेडी बिजनेस था सर, ऑलरेडी बिजनेस था जी सर, जी सर, सतीश जी ऑलरेडी बिजनेस कर रही थी, और मैंने ड्यूरिंग द ईयर उसको 1 करोड़ रुपए दे दिया, और साल के एंड में कमाया उसने 15 लाख, तो इस साल क्लबिंग नहीं होगी। तो फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर में मैंने कोई दिया ही नहीं उसको, उसका तो प्रीवियस ईयर ऑलरेडी चल रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ये बड़ी टेक्निकल बातें बता रहा हूं मैं संजय जी। जी टेक्निकल बातें हैं कि मेरी बीवी ऑलरेडी काम कर रही है, 50 लाख रुपए उसका ऑलरेडी कैपिटल है और बिजनेस चल रहा है, मैंने ड्यूरिंग द ईयर 1 करोड़ रुपए दे दिया, तो फर्स्ट ईयर कोई क्लबिंग नहीं होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आज इन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर मैंने कोई दिया ही नहीं गिफ्ट, डिवाइड बाय द टोटल इन्वेस्टमेंट, तो क्लबिंग है ही। हाँ, अगले साल क्लबिंग हो जाएगी, क्योंकि मैंने अगले साल जो ये 1 करोड़ दिया है वो फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर में आ जाएगा ना, तो 1 ईयर डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट भी जुड़ जाएगा अगले साल, पिछले साल। सुनिए, पिछले साल 15 लाख प्रॉफिट आया और 50 लाख रुपए उसका ऑलरेडी कैपिटल था, 1 करोड़ ड्यूरिंग द गिफ्ट दे दिया, तो ये 15 की क्लबिंग नहीं होनी, 15 की क्लबिंग नहीं होनी है, क्योंकि मैंने ड्यूरिंग द ईयर दिया, नहीं होनी। अगले साल मेरा 20 प्रॉफिट आया, तो 20 लाख इनटू मैंने कितना गिफ्ट दिया था? 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 1.5 करोड़ तो उसका कैपिटल था, 15 प्रॉफिट आया, 2 करोड़ 65 लाख। समझ में आ रहा है कुछ? जी सर, जी सर, अश्विनी जी जी के सर। सिर के ऊपर से निकल गया, दोबारा नहीं बताता नहीं हूं। सर, आ रहा है। तो अश्विनी जी सिर ये वाले अश्विनी नहीं, अश्विनी जिंदल की बात कर रहा हूँ, अच्छा, सिर से ऊपर से निकल गया, दोबारा बताता हूँ। मेरी वाइफ है जिसका ऑलरेडी कैपिटल 50 लाख रुपया है और वो बिजनेस कर रही है, मैंने ड्यूरिंग द ईयर उसको 1 करोड़ रुपया गिफ्ट दी और सारे साल में उसने 15 लाख कमाया। ये गिफ्ट क्या पहली अप्रैल को थी? पहली अप्रैल को दी थी? नहीं दी थी, इसलिए क्लबिंग नहीं होगी। तो ये पूरा का पूरा 15 लाख कैपिटल में जुड़ गया। अब टोटल कैपिटल कितनी हो गई सर? अगर उन्होंने विड्रॉ नहीं किया तो 1 करोड़ 65 लाख। एम आई राइट? 1 करोड़ 65 में पार्टनरशिप फर्म नहीं कर रहा, इंडिविजुअल। 1 करोड़ 65 लाख। अगले साल प्रॉफिट कमाया उन्होंने 20 लाख। 20 लाख इंटू 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 1.65, ये क्लबिंग। क्लियर हो गया? सब समझ में आ गया सर? सर जो पहले साल में प्रॉफिट हुआ था 1 करोड़ के ऊपर भी प्रोपोर्शनेट, वो गया, क्लबिंग नहीं होगी। वो पहली अप्रैल का नहीं था ना, पहली अप्रैल को होता तो हो जाता। मतलब वो क्लबिंग तो नहीं होगी पहले साल में, पर दूसरे साल के शुरू में वो इनकम का पार्ट नहीं बनेगा 1 करोड़ प्लस। नहीं, वो इन्वेस्टमेंट बन गई 1 करोड़ 65 लाख, लेकिन मैंने तो 1 करोड़ ही दिया। पहली अप्रैल को कितना है? फर्स्ट डे प्रीवियस को तो अगले साल की पहली अप्रैल को तो 1 ही करोड़ है। वो क्लबिंग हुई नहीं 15 लाख की। 15 लाख की क्लबिंग तब होती जब पहली अप्रैल को मैं दिया होता। यही तो बताना है सर, और मैं बता क्या रहा हूँ, इसी के तो हम गुण खाते हैं, इसी के तो हमें कंसल्टेंसी मिलती है। और मिलती किस बात की है सर? फिर तो सर हमारे पास लोग जो आते हैं इसीलिए पूछने आते हैं। सर बढ़िया ना, फिर 1 अप्रैल को दो, 30 मार्च को वापस 30 मार्च को ले लो सर, वापस दे दो, फिर ले लो 30 मार्च को। सर 1 अप्रैल को नहीं देना, सर 1 अप्रैल को नहीं देना है। 2 अप्रैल को दो, 30 मार्च को वापस ले लो, ऐसा कह रहे हैं अश्विनी जी। ले लो। हाँ, बस फिर तो चलता रहेगा। सर गिफ्ट है, डोनी सेट करेंगे, लोन नहीं है। क्या होगा जी? नहीं, लोन भी तो क्लब होना है ना। लोन नहीं क्लब होता है। नहीं, अगर विदाउट कंसिडरेशन है। हाँ, नहीं होता, अब भी नहीं होगा। कह दिया I can give any loan to my wife, उसका कंसिडरेशन है,
रीपेमेंट ऑफ लोन। ये तो बेवकूफी है, लोग कहते हैं कि इंटरेस्ट, हाँ अगर आपने इंटरेस्ट लेकर दिया है तो गलत है, इंटरेस्ट लेके दिया तो गलत है, अदरवाइज नहीं, बिल्कुल नहीं है। अरे बीवी को नहीं दूंगा, और बीवी को तो लोन, ये शुक्र करो लोन दिया है, वैसे तो गिफ्ट ही देनी पड़ती है। कोई नहीं है, किसी को भी मैं लोन दे सकता हूँ विदाउट इंटरेस्ट, अगर मेरा अपना पैसा है। कोई क्लब, कोई नहीं होता 56(2)(10). लोन इज नॉट एन इनकम, होता ही नहीं है। इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकते हैं, आप दे दो मुझे इंटरेस्ट फ्री लोन, मैं ले लूंगा, मेरे क्लब होने दो ना, मैं ले लूंगा, कुछ नहीं होगा। इंटरेस्ट फ्री लोन में कुछ नहीं होता। ठीक है सर। 56(2)(10) नहीं लगता, नहीं लगेगा, नहीं लगता सर, नहीं लगता। ये क्लियर हो गया? जी सर, जी सर। अब 64(1) कर दिया सर मैंने, अब 64(2) कर रहा हूं। Where an individual transfer his asset without consideration to his HUF, to HUF without consideration, or treated as a HUF property, or put it in the hodgepodge of the HUF, the income from that asset shall be clubbed in the hands of the transferor. अगर मैंने अपने HUF को, मैं मेंबर ऑफ HUF हूं, मैंने अपने HUF को अगर कोई गिफ्ट दिया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस केस में जो उसकी इनकम आएगी, हालांकि 56(2)(10) नहीं लगेगा, क्योंकि गिफ्ट फ्रॉम ए मेंबर इज नॉट टैक्सेबल अंडर 56(2)(10). HUF में गिफ्ट फ्रॉम ए मेंबर इज नॉट टैक्सेबल, लेकिन जो मैंने गिफ्ट दिया अपने HUF को, वो क्लबिंग हो जाएगी, उसकी इनकम की क्लबिंग हो जाएगी। इट इज इनकम विच इज क्लब्ड, बट इनकम ऑन इनकम विल नॉट बी क्लब्ड। इनकम विल बी क्लब्ड, इनकम ऑन इनकम विल बी क्लब्ड, नॉट क्लब्ड, लेकिन उससे जो कैपिटल गेन आएगा वो भी क्लब होगा। क्लियर हो गया सर मेरा पॉइंट? 64(2). अगर बाद में कभी पार्टीशन हो गया उसका HUF का, तो जो पार्टीशन में एसेट मेरी स्पाउस को जाएगी, वो मेरी इनकम में, उसकी इनकम मेरे में क्लब होगी। पार्टीशन के बाद कुछ एसेट स्पाउस को चली गई जो मैंने गिफ्ट दी थी, वो मेरी इनकम में क्लब हो जाएगी। तो जिन्होंने तीनों दिन अटेंड किया, ये 64(2) है सर। और 65 कहता है कि अगर क्लबिंग हो गई, लेकिन क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है टैक्स देने के लिए, क्योंकि बीवी देती नहीं है वापस, वो तो ले गई और टैक्स मैं दूं क्लबिंग में, वो कहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बीवी से रिकवर कर सकता है उस पर्सन से जिसको इनकम अक्रू हुई। लाइबिलिटी ऑफ दी, इधर क्लबिंग में जो लाइबिलिटी आई उतना रिकवर वो उससे कर सकता है जिसके हाथ में वो इनकम आई। समझ में आ रहा है अश्विनी जी? मेरे इनकम क्लब कर दी और मेरे पास पैसे ही नहीं देने के लिए, मैं कहां से दूं? आपने मेरी इनकम क्लब कर दी, कोई बात नहीं, डिपार्टमेंट आपसे रिकवर नहीं करेगा तो उससे कर देगा जिसको इनकम आई, वो उससे रिकवर कर लेगा। ये 65 सेक्शन कहता है। और ये क्लबिंग के प्रोविजन खत्म हो गए। कोई सवाल पूछना है कि बाद में पूछेंगे? क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं सर, 20 क्वेश्चन है। पहले कर लीजिए, फिर मजा आता है नया करने। ठीक है सर, आप ले लो सर क्वेश्चन आंसर। अच्छा सर, हाँ। मैं पता क्यों नहीं लेता कि लोग कहते हैं जो इनको नहीं आता था वो ये गच्चा खा गए, पढ़ते ही नहीं उसको, इसलिए मैं खुद नहीं लेता। ना ना ना, आप पूछो, अरे किसी की ड्यूटी लगा दो, क्योंकि लोग अच्छा नहीं, मैं पूछ लेता हूँ सर। ऐसा हुआ है, मेरे लिए नहीं हुआ। ओके सर, सर वो वाला क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं जिसका उनको आंसर आता है, ओके जिसका ओके। वो आंसर नहीं आता वो क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है। तो मैं मैंने कहा क्वेश्चन मैं आप आपके लिए नहीं हो सकता ये। तो ऐसा कौन कह सकता है आपके लिए? राजीव, मेरे लिए नहीं कहा, किसी औरों के लिए कहा है सर। अच्छा, तो बस तो फिर अच्छा, औरों के लिए राजीव सर, राजीव अग्रवाल जी पूछते हैं, if husband wife are equal partner and running a non-professional firm, whether remuneration drawn from firm as working partner will be clubbed? मैंने तो आपको बोला कि कंसर्न है जिसमें 20% वोटिंग पावर है। अगर दोनों की वोटिंग पावर है तो फिर दोनों को सैलरी मिल रही है, तो उसमें जो हायर हो, अब आप ये कह रहे हैं कि नॉन प्रोफेशनल है, वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है। जी जी जी, नहीं है ना? नहीं है। उस केस में अगर दोनों पार्टनर हैं और रेमुनरेशन ले रहे हैं, रेमुनरेशन क्लब होगी। शेयर ऑफ प्रॉफिट तो एग्जेम्प्ट ही होता है, तो वो क्लब होगा ही नहीं। शेयर ऑफ प्रॉफिट तो एग्जेम्प्ट है ना, वो क्लब थोड़ी होगा। एग्जेम्प्ट इज नॉट क्लब, बट दिस विल बी क्लब। राकेश कुमार कोचर जी पूछते हैं, एन एसएससी टर्नओवर इन असेसमेंट ईयर 18-19 रुपीज 1.7 करोड़, ITR फाइल्ड अंडर सेक्शन 44 AD, टर्नओवर असेसमेंट ईयर 19-20 2.2 करोड़, टैक्स ऑडिट 44 AB, टर्नओवर 20-21 ये कोई क्लबिंग के प्रोविजन को हो रहा है?
नहीं दूसरा है, इसको मैं हटा देता क्लबिंग हूँ। के उनको कहना मेरे को अलग पूछे, लोगों को क्यों सर, कर रहे हैं? क्लबिंग के पूछिए प्रशांत सवाल। अभी प्रशांत एक रह जी, गया मेरा माइनर क्लबिंग ऑफ माइनर इनकम, वो अभी मैंने किया नहीं है। 64 कैपिटल 1A वो करूंगा। सर प्रशांत जी पूछते हैं, माई वाइफ इज MBA, वेदर शी इज प्रोफेशनल। यस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतीक जी पूछते हैं, सर हस्बैंड डूइंग बिजनेस एंड वन रूम ऑफिस, रेंट पेड टू वाइफ, ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 64। क्यों? मेरी वाइफ की अपनी प्रॉपर्टी है, अगर वो मुझे किराए पे देती है, मैं उसको किराया देता हूं, तो 64 किस बात का आ गया? 48(2) में आ सकता है, 48(2) में आ सकता है कि अगर वो रेंट अनरीजनेबल एक्सेसिव है तो आ सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं। मैं बीवी को, अरे सर मैं तो सैलरी में केस आया, मतलब सैलरी मिल रही है और वो अपनी बीवी को किराया दे रहा है, और तो भी उसको HR माफ मिल गया। साहिल जी पूछते हैं, सर इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मैं छोड़ रहा हूँ सर। दोबारा बोलिए। बिमल जैन जी पूछ रहे हैं, इफ वाइफ इज कॉमर्स ग्रेजुएट लुकिंग आफ्टर अकाउंट्स ऑफ द हस्बैंड, व्हाट विल बी द पोजीशन? मैं सर बताता हूं, उस पे लिखा हुआ है कि अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है कोई डिग्री हो, अगर आप एप्लीकेशन ऑफ दिस, अगर वो वाइफ पहले कहीं काम करती थी और वहां पर उसकी ये सैलरी मिलती थी और वहां पर भी ये काम करती थी, तब रख लेंगे ना, तब तो वो कहेंगे ठीक है एप्लीकेशन ऑफ द स्किल, और वो जो एप्लीकेशन ऑफ द एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस है। लेकिन आप के यहाँ पर होगा तो नहीं मानेंगे। कहीं और ले रही थी, ड्रॉ कर रही थी, आपने उसको नौकरी में रख लिया, वो अलाउ कर। सर इसमें एक और एक्सटेंशन है इस क्वेश्चन में। आपने कहा कि अगर कहीं और कर रही थी तब तो ठीक है, लेकिन आपकी अपनी फर्म में करती है और 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, अब तो एक्सपीरियंस हो गया, उसके आगे वाला सालों के लिए भी क्लब होता रहेगा? सर ऐसा है, वो प्रॉब्लम क्या है, वंस इट इज क्लब इट विल कंटिन्यू टू बी क्लब। लेकिन आप अगर आप एक्सपीरियंस वगैरह पहले कहीं उसको लिया हुआ है फिर ले ले, अब ये हो सकता है आपके ऑफिस में आपकी, बुरा ना मानना मैं तो मजाक में कह रहा हूँ, आपकी PA काम करती है, वो PA को काम करती है और वो तनख्वाह ले रही थी, और बाद में आपने उसी से शादी करा ली और फिर उसको फिर तनख्वाह देते रहो, तो अलाउड हो जाएगा। मैं मजाक कर रहा हूँ सर, असली हंसने लग गए हैं। असली की क्या बात है, बड़े केसेस ऐसे, अरे बड़े केसेस है जो PA से याद आ गया, कल बैठा सी कहंदा मेरे विचोले दी डेथ हो गई, कहंदा यार जे हुण जनानी दी जरूरत पैगी तो अदे मिलनी नहीं। बात समझ गए? जी सर। आपने अपने उसको PS रखा हुआ था, मैं संजय को इशारा कर रहा हूँ, संजय जी मैं तो आपको इशारा कर रहा हूँ। संजय जी कहीं बिजी है सर? नहीं देख रहे हैं सब, उनको आवाज आ रही है उनका। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर कुशल जी पूछ रहे हैं, सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम? बता दिया सर, क्वालिफिकेशन का मतलब जरूरी नहीं है कि अटेनमेंट ऑफ कोई स्किल, और अटेनमेंट ऑफ स्किल भी हो जाए तो भी हो जाएगा। ये जजमेंट्स आ गई हैं कल्याणी, ये जजमेंट आ चुकी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, जरूरी नहीं। वो अकाउंटेंट भी अगर उसका एक्सपीरियंस है और फिर एक्सपीरियंस के बाद, अभी तो यार एग्जाम्पल दी, वो रिसेप्शनिस्ट थी, रिसेप्शनिस्ट के साथ आपने शादी करा ली, आपके प्राइवेट सेक्रेटरी थी, और वो क्वालिफिकेशन आ गई ना, एक्सपीरियंस है ना उसको, तो अब सैलरी दे दो आफ्टर दी, तो वो अलाउड है, वो क्लबिंग नहीं होगी। सर इतनी अच्छी एग्जांपल बता के भी आपको लगा। सर दीपक जैन जी पूछते हैं गुड़गांव से, आफ्टर 54 लीव देयर इज नो इनकम क्लब, नो क्लबिंग, बट व्हाट हैपेंड टू द फ्लैट शी परचेज होगी ना? नहीं, व्हाट विल बी द पोजीशन इफ शी सेल द फ्लैट? वो प्रॉपर्टी को आपने कन्वर्ट किया है दूसरी में, तो उससे जो आएगा वो क्लब हो जाएगा। अरे प्रॉपर्टी में भी कन्वर्टेड इन एनी अदर फॉर्म, या मनी में भी कन्वर्टेड इन एनी अदर फॉर्म, आपने शेयर बेचकर हाउस प्रॉपर्टी ले ली, 54F का बेनिफिट ले लिया, तो जब हाउस प्रॉपर्टी वो 54F वाली बेचोगे ना, तब लग जाएगा, तब क्लबिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इंटरेस्ट फ्री लोन गिवन टू स्पाउस एंड स्पाउस फर्दर गिव्स लोन टू अदर एंड अर्न इंटरेस्ट, वेदर क्लबिंग विल अप्लाई? सर अगर प्लानिंग करेंगे तो अवॉइड टैक्स, तो वो प्लानिंग में ले जाएंगे कि आपने उसको फाइल क्रिएट करी है। अरे फाइल क्रिएट कर रहे हो ना, आप 2.5 लाख माफ करा रहे हो बीवी का, पहले 5% का टैक्स लगवा रहे हो, उस वक्त तो पकड़ ले, अदरवाइज नहीं। इफ इट इज अवॉइडेंस ऑफ टैक्स अवॉइडेंस करा है, वो अलग बात है, अदरवाइज नहीं। ये तो आपने प्लानिंग इस तरह करी है ना, ताकि आपने एक फाइल क्रिएट कर ली। अगर मेरी वाइफ को ऑलरेडी 30% लग रहा है और मुझे भी 30% लग रहा है, तो कभी नहीं हो, कुछ नहीं होगा।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन साहिल जी पूछ रहे हैं, इफ हस्बैंड गिफ्ट मनी टू हिज वाइफ देन स्टिल इनकम ऑन दैट मनी एबल टू बी क्लब्ड विद हस्बैंड्स इनकम। दोबारा बोलो क्या करा है? इफ हस्बैंड गिफ्ट मनी टू हिज वाइफ हाँ, then still income on that money able to be clubbed with husband income। व्हाई नॉट? मैंने- शुक्र है इन्होंने कह दिया ये गेम एक से गिफ्ट टू हिज वाइफ। मैंने सोचा हाँ। किसी और की वाइफ को देके तो फिर कहूंगा 56 2 पे लग जाएगा। हिज वाइफ तो ठीक है, लगेगा लगेगा, क्लबिंग होगी होगी। मैंने कहा ना सर- आपने गिफ्ट मनी में दी या मनी को कन्वर्ट कर लिया या एसेट को काइंड में कन्वर्ट कर लिया, वो सब आएगा, वो आएगा। इट इज कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म, उसकी इनकम भी आएगी। Next question, sir. In case of partnership firm, there are two partner, husband and wife, and husband receive remuneration as partner. Whether clubbing provision apply, salary means whether both as अगर वाइफ partner। का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो होगा, बस ठीक है। वाइफ का अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो होगा। अगर सिर्फ Next. हस्बैंड का फिर किस बात का होना है? विष्णु प्रसाद जी पूछते हैं वाराणसी से, whether love and affection is reasonable consideration। अरे सर, लव एंड अफेक्शन ही तो कंसिडरेशन होता है, और क्या है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं कहा मैंने, लव एंड अफेक्शन। एक होता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, एक होता है लव एंड अफेक्शन। नेचुरल होता है जो अपने बच्चों को देना, वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कहा ही जाता है। गिफ्ट आप देते थोड़ी हो, लेते हो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लबिंग इफ सैलरी बीइंग पेड टू वाइफ ऑफ कर्ता। तो क्या हुआ? वाइफ ऑफ कर्ता, जी आपके अंदर उसमें आपका शेयर कितना होने वाला है? मैंने कहा कंसर्न, कंसर्न कौन सी है? एचयूएफ। कंसर्न का एचयूएफ है। अगर आपकी बिफोर अगर ये पार्टीशन आज हो जाए और आपके 20% से ज्यादा शेयर हैं तो क्लबिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू हिज एचयूएफ देन नो क्लबिंग ऑफ इनकम। कौन कह रहा नहीं होगी? ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है। क्लबिंग Okay. 64(2) लगेगा ना, उसकी अच्छा, जो ये- इनकम आएगी वो क्लब होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ कैपिटल गेन टीडीएस की क्लेम कौन करेगा? बिकॉज टीडीएस वाइफ का पेन नंबर अब देना तो मैंने होगा। डलवा दिया है, क्लबिंग के प्रोविजन में डलवा रखा है कि आप उसका पैन नंबर डालकर ले क्रेडिट ले लो। अरे यार डला हुआ है ये तो रिटर्न में, मैंने खुद डलवाया है। क्लबिंग प्रोविजन के अंदर आप अपनी वाइफ का पैन नंबर डालकर आप क्रेडिट ले सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जहां पे क्लबिंग प्रोविजन है, जहां जी क्लबिंग सर। प्रोविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर सन्स वाइफ इंक्लूड स्टेप सन्स वाइफ। सर स्टेप सन बोला गया, स्टेप सन वाइफ नहीं बोला गया, तो मैं बोलूंगा नहीं। बट सन इंक्लूड सन स्टेप सन फॉर द पर्पस ऑफ क्लबिंग, वहां लिखा हुआ है, वहां पर स्टेप सन इंक्लूड कर रखा है उन्होंने। स्टेप सन वाइफ नहीं है। आ जाएगी फिर तो, जब सन आ जाए तो आएगी। सन की स्टेप भी आ जाएगा फिर। ओके सर। मनोज शाह जी पूछते हैं, इफ ये सैलरी इनको इनकम ऑफ, स्टेप की बड़ी जरूरत पड़ी रहती है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। मनोज शाह जी पूछ रहे हैं, इफ सैलरी इनकम ऑफ वाइफ इज क्लब इन द हैंड्स ऑफ हस्बैंड एंड टीडीएस इज डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी ऑफ वाइफ, वेदर सैलरी इनकम आल्सो टैक्स इन द हैंड्स ऑफ वाइफ। बता तो दिया सर, कभी प्रोविजन आ गया है, ये तो करवा दिया है मैंने। पहले तो रूल 37BA लगता था, अब तो सीधा ही करवा दिया। क्लबिंग प्रोविजन के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न में ही ले लो। इफ अरे लॉन कोई भरा होगा, किसी ने तो भरा होगा, बता दो यार, मैं तो भरता नहीं। है ना सर, ये सेक्शन, है ना ये क्लबिंग का? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्तोगी जी पूछते हैं, इफ लोन गिवन टू हिज वाइफ फॉर बिजनेस एंड वाइफ पेड द इंटरेस्ट ऑन लोन देन क्लबिंग एप्लीकेबल। मैं कह रहा हूँ विदाउट इंटरेस्ट तो भी नहीं एप्लीकेबल है, विद इंटरेस्ट होगा तो वैसे भी कभी नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन गिफ्ट एंड लोन? हे राम, गिफ्ट इज इरिवोकेबल, एक बार गिफ्ट दे दिया वापस नहीं आनी है। लोन हैज टू बी रीपेड, लोन है, देयर इज अ लोन इज ऑलवेज अ कंसीडरेशन कि देयर इज अ रीपेमेंट ऑफ लोन हैज टू बी डन। इसलिए वो ठीक है, पेबल व्हेन एबल, वो बातें छोड़ दो, लेकिन लोन को वापस करना होता है। लोन इज नॉट ए गिफ्ट। Next question, if house property gifted to house then only 1 year rental income will be clubbed or next year also? दोबारा बोलो, हाउस प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू, वाइफ है, गलती से हाउस लिख दिया उन्होंने। If house property gifted to spouse हाँ, then only 1 year rental income will be व्हाट clubbed. यू मीन बाय 1 ईयर? आप डीम्ड ओनर परमानेंट हो गए, 27(1) में जाएगी ये तो ठीक है। 27(1) में जाएगी। और आप उसको 2 करोड़ दे, उसने घर बनाया, तो जब तक उस रेंट से आता रहेगा वो क्लब होता रहेगा। Next question. रेंट ऑन रेंट नहीं होगा। Next question,
if my father gift me rupees 10 lakh as gift, where my father is a retired person, I invest that in my business, will it be clubbed? Why should it be club? मैं बेटे को तो गिफ्ट देते ही देता हूँ. मैंने कहा बेटे को दो, बेटी को दो, कौन मना करता है? जवाई को दो, डॉटर इन लॉ को नहीं दे सकते या बीबी को नहीं दे सकते. दो ही हैं जहाँ क्लबिंग होते हैं, वाइफ एंड डॉटर इन लॉ. माइनर सर, माइनर बच्चों को. अभी आ रहा हूँ, माइनर तो मैंने अभी किया ही नहीं सर. 64 Next. करने जा रहा हूँ. Next question, an individual being a director of a company and holds more than 20% share of company makes डायरेक्टर की बात छोड़ दो, शेयर होल्डर 20% से ज्यादा है ना. हाँ, शेयर होल्डर 20% से ज्यादा है ना. Makes his wife. वहां से अगर सैलरी लेती है तो क्लबिंग होगी. Okay, okay. Next question. डायरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है. वोटिंग पावर 20% शेयर, माई शेयर अलॉन्ग विद माई रिलेटिव, और मेरे रिलेटिव में मेरी बीवी भी आती है, उसके शेयर होंगे, वो भी जुड़ जाएंगे. So next question, if I do bookkeeping work at my office and charge the bill from my wife firm, what about the clubbing? नो क्लबिंग, No clubbing. बट अमाउंट शुड बी रीजनेबल. अजय कुमार जी पूछते हैं how to reflect exempted income or special rate taxation of clubbing in main return. सर जहाँ एग्जेंट इनकम आती है ना, वहां पर अदर में Section सब कुछ आ जाता है. आ जाता है सेक्शन 10 में. हाँ जी. देवेश उपाध्याय जी पूछ रहे हैं इन केस ऑफ लॉस फ्रॉम बिजनेस आउट ऑफ गिफ्टेड मनी, व्हाट इज द स्टेटस? इट विल बी क्लब्ड? यस, क्लबिंग इंक्लूड्स लॉस. अरे अगर लॉस है तो भी क्लब होगा. ठीक है. अरे लॉस हो तो को भी. अरे मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, मेरे पास लॉस है मेरा, और मेरी माइनर की इनकम क्लब हो रही है, मेरा लॉस माइनर की इनकम से सेटअप हो जाएगा. वो लॉस में बताऊंगा ना यार, ये सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड लॉस का सवाल है, और आप पूछ रहे हैं यहाँ पर, वो वहां बताऊंगा मैं. संदीप जग्या जी पूछ रहे हैं सर, इफ इनकम ऑफ वाइफ इज क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड, हु द टीडीएस क्रेडिट विल बी टेकन व्हिच हैज बीन डिडक्टेड अगेंस्ट द राम पेबल? सबको बता दिया बार बार सर, ये मैंने करा दिया हुआ. इनकम टैक्स की रिटर्न पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया करो. हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वाइफ सेव सम मनी रेगुलरली आउट ऑफ मनी गिवन बाय हस्बैंड टू हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस, ये नहीं माने, ये नहीं क्लबिंग होती, स्त्री धन है. पहले तो हम मजाक में ये कहा करते थे, अगर आपने गिफ्ट करना है ना तो वो जब मैरिज होने वाली है उससे 2 दिन उससे पहले कर दो, अपनी फियांसी को गिफ्ट कर दो, फिर उससे शादी करा लो. तो ये सीए ने समझा दिया उसको, ऐसे कर दे. वो सीए के साथ ही भाग गई कि यार ये ज्यादा अच्छा ही समझा दिया कि वो, लेकिन अब नहीं करना, फियांसी को गिफ्ट करेंगे 56 to 10 लग जाएगा. फियांसी को गिफ्ट करेंगे 56 to 10 लग जाएगा. पहले था ये, पुरानी बातें हम सुनाया करते थे कि वो गया सीए से पूछने कि सर मैं क्या करूं, ये क्लबिंग का प्रोविजन है. कहता है एक काम करो, अपनी बीबी को बुलाओ. उस बीबी को बुलाया, अभी होने वाली बीबी, उसे कहा ऐसे करो, इसको गिफ्ट दे दो और मैं आपकी प्लानिंग करा दूंगा, कोई क्लबिंग नहीं हो, अभी दे दो, शादी बाद में करा ले. वो चला गया तो बीबी ने आकर से पूछा तो बड़े तरीके आते हैं. हाँ, कहता तेरे से ही शादी करा ले तू, ताकि और भी कभी क्लबिंग हो जाए. लेकिन अब मत करना, फियांसी को गिफ्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स हो जाएगी. क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर. हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वाइफ गिव्स टू हस्बैंड, इज देयर क्लबिंग? व्हाई नॉट? स्पाउस है यार, ये तो इंडिविजुअल का स्पाउस है नहीं, वाइफ का स्पाउस है, हस्बैंड है, हस्बैंड का स्पाउस वाइफ है. नेक्स्ट, इफ हाउस प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू ब्रदर, कैन इट बी चैलेंज्ड बाय माय चिल्ड्रन और लेटर डेट? तो डिपेंड करेगा किसकी ये प्रॉपर्टी वो है. एचयूएफ की होगी तो कर ही नहीं सकते, अगर आपकी अपनी है तो कोई चैलेंज हो ही नहीं सकता. अगर आपकी कमाई हुई है तो बच्चे कैसे बीच में बोल देंगे हु आर दे? मेरी है, मेरे बच्चे का कोई हक नहीं है, मेरी बीवी का हक नहीं है उसमें. बच्चों की क्या बातें कर रहे हैं? बीवी का मेंटेनेंस में कई बार आ जाता है, अदरवाइज कोई नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई गिव टू माय डॉटर हु हैज नो इनकम, out of gifted money my daughter further gives loan to other and earn interest, whether clubbing provision apply? मैंने बताया ना, बच्चों के लिए तो हम करते ही है. अगर हमने टैक्स प्लानिंग करने के लिए किया तो अलग बात है, लेकिन बच्चों को काम कराने के लिए बच्चों को गिफ्ट तो देते ही रहते हैं. मैं तो अभी भी देता हूँ, मेरी डॉटर को भी देता हूँ. तो वो कहेंगे कल तो क्लबिंग कर रहा, मैं तो इसलिए भी दे देता हूँ कि मेरा टैक्स लगता है बहुत ज्यादा, बेटी का लगता है कम, तो मैं तो हर बार गिफ्ट देता हूँ. क्यों नहीं देता? अरे तो आज भी देना है, मरने के बाद भी देना है, तो थोड़ी बहुत ही अपनी टैक्स प्लानिंग को कर लो.
लेकिन तरीके से। ये नहीं है उसमें Sir, फर्क, next. मुझे सरचार्ज का फर्क पड़ता है, बाकी टैक्स तो उसका भी 30 है, मेरा भी 30 है, लेकिन सरचार्ज मेरा ज्यादा है इसलिए मैं कर देता हूँ। Next question है, in a family private limited company, remuneration to wife as director will it be club? What is family private limited company यार? कंपनी इज अ कंपनी, क्लोजली हेल्ड है तो क्या हुआ? अगर मेरे उसमें 20% शेयर हैं अलॉन्ग विद माय रिलेटिव तो क्लबिंग होगी, क्लबिंग होगी। Next and last question है sir, husband and wife are doctor and run a hospital under partnership firm and both are getting remuneration. नो whether क्लबिंग, नो clubbing- क्लबिंग, नो क्लबिंग, नो क्लबिंग। ठीक है सोनी जी, सुन लिया, आप कह रहे थे, मैं दूंगा इसका रिप्लाई। सर नॉर्मल पार्टनरशिप डीड के अंदर, नॉर्मल पार्ट बिजनेस के अंदर हस्बैंड वाइफ पार्टनर है क्लिक हो और गया। दोनों को दोनों सैलरी लेते हैं। अगर फिर दोनों के clubbing- दोनों एक्सपीरियंस्ड हैं, टेक्निकल क्वालिफिकेशंस हैं, ये सर है तो नहीं। कुछ नहीं होता। नहीं नहीं अगर एक्सपीरियंस नहीं। पुराना दिखाएं कि पहले मैं बिजनेस कर रही थी अब दोनों मिलके कर रहे हैं तो चल जाएगा। और अगर अगर ऐसा ऐसे नहीं है तो बोगस, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अंडर ग्रेजुएट को उठाकर आपने पार्टनर बना दिया, वो नहीं होगा। अगर वो पढ़ी लिखी है और साथ में उसको कुछ एक्सपीरियंस हो गया है तो बना लीजिए। Sir, last question. A son transfer money to his mother on which she earned income. For such money transfer, any gift agreement need to be made to avoid clubbing. If yes, on नो stamp क्वेश्चन paper. ऑफ क्लबिंग, नो क्वेश्चन ऑफ क्लबिंग। बाप बेटे को, बेटा बाप को, माँ बेटे को, बेटा माँ को दे सकता है, कोई क्लबिंग नहीं है इसमें, कोई भी क्लबिंग नहीं। Sir, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, SL गुप्ता जी का है। If share of private limited company are transferred from husband to wife or vice versa, taxability clubbing status, वो तो हो गई देखिए, आपने विदाउट कंसिडरेशन दिया जी। या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दिया, अगर द गिफ्ट दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कीमत उसकी 20 लाख की थी, आपने अपनी बीवी को 12 लाख का बेच दिए, उस केस में आपको 8 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा 50CA की वजह से। वाइफ को नहीं देना पड़ेगा। वाइफ को इनएडिक्वेट कंसिडरेशन रिलेटिव है तो 56(2)(10 नहीं लगेगा, लेकिन वेंडर को लग जाएगा क्योंकि 50CA लग गया है, क्लोजली हेल्ड कंपनी का 50CA लग गया है, याद रखना 50CA। तो उसको फेयर मार्केट वैल्यू पे ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर फेयर मार्केट वैल्यू से कम करोगे तो हस्बैंड को टैक्स लग जाएगा, बीवी को नहीं लगेगा, क्योंकि बीवी रिलेटिव है, 12 लाख का कुछ नहीं होगा। Sir, next question. What is technical qualification? मैंने बताया ना, एक्सपीरियंस ऑल्सो इज अ टेक्निकल क्वालिफिकेशन। स्किल एंड एक्सपीरियंस विच यू हैव अटेन्ड इज ऑल्सो टेक्निकल क्वालिफिकेशन। Now, sir, there is no question, sir. No आइए, question. एक रह गया गलती से 64(1)(a। इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड shall be included in the income of the parent. Income of a minor child shall be included in the income of the parent. मैंने मदर फादर नहीं कहा, in the income of the parent. Which parent? Whose income before such clubbing or minor income is higher. दोबारा बोलिए, एक माइनर चाइल्ड को इनकम हो रही है तो वो क्लब होगी पेरेंट की इनकम में। कौन सा पेरेंट? फादर और मदर। whose income before this clubbing, minor child income clubbing is greater, उसकी इनकम में क्लब होगा। और जब ये इनकम क्लब होगी तो एक डिडक्शन मिलेगा 1032 में 1500 रुपया पर चाइल्ड, एक्चुअल अमाउंट और 1500 रुपया पर चाइल्ड विच एवर इज लेस, ये क्लबिंग होगी। अब लिखा नो क्लबिंग if the minor has earned income, the minor is a person with disability, वो 80U में उसकी डिसेबिलिटी है तो कोई क्लबिंग नहीं होगी, चाहे आपने उसको गिफ्ट दी हुई है। नो क्लबिंग if the minor is a disabled and having a disability of 80U. No clubbing if the minor has earned income from manual work, वो खुद काम करता है, मैनुअल वर्क करता है, कोई क्लबिंग। नो क्लबिंग if the minor has earned income from his talent or skill, talent or skill, माइनर चाइल्ड स्टार बन गया, कमा रहा है, माइनर गाने गाता है, कमा रहा है, माइनर ने कोई स्किल लगाकर क्रॉसवर्ड पजल जीत गया, वो क्लबिंग नहीं होगी, वो क्लबिंग नहीं होगी, बिकॉज इट इज फ्रॉम हिज स्किल और टैलेंट विच ही पोजेसेस। स्किल और टैलेंट वाली क्लबिंग नहीं होती है। आप मेरी बात को समझ रहे? 3 क्लबिंग नहीं होती माइनर की इनकम की, या तो माइनर डिसेबल्ड है, नंबर 2 माइनर डिसेबल्ड नहीं है लेकिन माइनर खुद मैनुअल वर्क करता है, कोई क्लबिंग नहीं।
तीसरा, माइनर ने वो कमाई फ्रॉम हिज टैलेंट एंड स्किल, बाय एप्लीकेशन ऑफ हिज टैलेंट और स्किल, तो भी क्लबिंग नहीं। वो कोई पेंटिंग करी और पेंटिंग कंपटीशन में उसको 3 लाख रुपए मिल गए, क्लबिंग नहीं होगी, नो क्लबिंग। ये टैलेंट से कमाया उसने, नो, चाइल्ड स्टार टैलेंट से कमाया, नो क्लबिंग। लेकिन रुकिए, अब एक और पॉइंट, इफ द रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट डज नॉट एग्जिस्ट, माइनर चाइल्ड है और पेरेंट्स में डाइवोर्स हो गया, तो किसके हाथ में क्लबिंग होगी? द क्लबिंग विल बी डन इन द हैंड्स ऑफ दैट पेरेंट हु मेंटेन्स दैट चाइल्ड। जो उस चाइल्ड को मेंटेन करेगा उसकी क्लब। अगर दोनों पेरेंट इकट्ठे हैं तो हुज इनकम इज हायर, लेकिन पेरेंट सेपरेट हो गए तो जो चाइल्ड को मेंटेन कर रहा है उसकी इनकम में क्लब होगी। अब भगवान ना करे दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई है और इनकम माइनर की है, तो किस में क्लब होगी? कहां क्लब होगी? गार्डियन इज नॉट ए पेरेंट, लेकिन नहीं होनी चाहिए। अब क्या किया बैंक ने, क्या किया, दोनों पेरेंट की डेथ हो गई तो वो क्या कर रहे हैं, टीडीएस काट के ना वो ग्रैंड पेरेंट्स का कर रहे हैं जमा, ग्रैंड पेरेंट में। नो 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 नो, नोटिफिकेशन है 5/2016 कि नहीं होगी, लेकिन एक केस है, सारथी का केस है, जिसमें लिखा है कि अगर माइनर के पेरेंट्स नहीं है तो गार्डियन के इनकम में क्लब होगी। वो सिर्फ एक ही केस है मद्रास हाई कोर्ट का, अदरवाइज तो कहते हैं जब पेरेंट गार्डियन आर नॉट द पेरेंट्स, जब गार्डियन पेरेंट ही नहीं है तो क्लबिंग क्यों होगी? लेकिन आरपी सारथी की मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट है, वहां पर उन्होंने कह दिया कि क्लबिंग होगी, लेकिन अदरवाइज क्लबिंग नहीं होती। गार्डियन पेरेंट्स नहीं होते। आप कहते हैं इट इज टू बी एडेड टू द इनकम ऑफ द पेरेंट, एंड गार्डियन पेरेंट नहीं होते, लेकिन आरपी सारथी ने कह दिया कुछ भी हो, जब उसके पेरेंट नहीं है तो गार्डियन ही पेरेंट माने जाते हैं। सिर्फ मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट है, बाकी और कोई जजमेंट नहीं। तो ये माइनर का भी बता दिया मैंने, माइनर की इनकम कैसे क्लब करते हैं। लेकिन सुनिए, अगर मैंने माइनर को अगर गिफ्ट दी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, अदर देन मैरिड माइनर डॉटर, मैंने गिफ्ट दी है, तो प्लीज वो क्लबिंग नहीं होती, उसका डीम्ड ओनर ही मैं माना जाता हूं। 27 में हाउस प्रॉपर्टी इनकम मानी जाएगी। अगर मैंने अपने माइनर को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी है, हाउस प्रॉपर्टी, तो वो क्लबिंग के प्रोविजन में नहीं आती। वो तो मैं डीम्ड ओनर 27(1) में मैं डीम्ड ओनर हूं, वो मेरी ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी, मेरी इनकम मानी जाएगी। हाँ, अगर जब माइनर बेचेगा तो 64 में जाकर कैपिटल गेन क्लब होगा। अब बात समझ रहे मैंने क्या कहा रहा? जी सर, जी सर, ये आ रहा है। और एक और पॉइंट, माइनर की क्लबिंग होती है। अब सुनिए, मैरिड माइनर डॉटर है, मैरिड माइनर डॉटर लीगली तो अलाउड नहीं है, लेकिन हो गई तो क्लबिंग होगी। किसके हाथ में? हस्बैंड के हाथ में नहीं, पेरेंट के हाथ में। हस्बैंड के हाथ में नहीं, पेरेंट के हाथ में। क्योंकि मैंने अगर उसको गिफ्ट दिया है और वो वो माइनर डॉटर है, मैरिड माइनर है, तो भी पेरेंट के हाथ में इनकम क्लब होती है। पेरेंट के हाथ में होती है, उसके हाथ में नहीं होती है, पेरेंट के हाथ में होती है। ये क्लियर हो गया 64(1)(a) सर? एनीवन नॉट क्लियर? 64 कैपिटल 1(a). आइए अब आते हैं सर, दोनों पेरेंट्स नहीं है इसमें, दोनों पेरेंट्स नहीं है और बच्चे की माइनर, बच्चे की इनकम आ रही है। मैंने कहा ना, वैसे तो गार्डियन नहीं, हाँ। पेरेंट नहीं होते, लेकिन आरपी सारथी की जजमेंट है मद्रास हाई कोर्ट की, सिर्फ एक ही जजमेंट है मद्रास हाई कोर्ट की। बाकी जगह तो हम कहते हैं क्लबिंग नहीं होगी, गार्डियन रिटर्न भरेगा ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। अरे माइनर की अपनी इनकम है तो भी तो रिटर्न भरनी पड़ती है। कौन भरता है? उसका पेरेंट भरता है या उसका गार्डियन भरता है? हाँ। तो वो तो है, लेकिन मैंने कहा अगर पेरेंट नहीं है तो अकॉर्डिंग टू मी क्लबिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक जजमेंट है हाई कोर्ट की, आरपी सारथी मद्रास हाई कोर्ट की, वो कहता है जी नहीं, गार्डियन ही पेरेंट मानकर क्लबिंग करेंगे। ये मैंने कर दिया। सर ये करना है और नहीं करना तो हम सेटअप फिर दोबारा भी कर सकते हो, बड़ा लंबा सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा सेटअप सुनने में। सर अभी तो मजा आ जाएगा राजेश जी, किसी दिन सुनना हो तो। नहीं, अभी डेट दे दो फिर सर आप मेरे को। हाँ डेट दे देता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी में मजा नहीं आएगा। अच्छा, हमने बड़े सेक्शन करने हैं, 70, 71, 72, सारे 73, 74, 72। अरे इतने बढ़िया बताऊंगा कि आप खुश हो जाओ। लेकिन अभी मैं करने में क्या है, आधे घंटे में खत्म करने की कोशिश करोगे तो आप कहोगे यार मजा नहीं आया।
नहीं खत्म और होगा मजे सर बगैर वो। तो मैं काम ही नहीं करता, नहीं नहीं, क्योंकि ठीक मैं बात है। काम तभी करता हूँ जब लोगों को मजा आए। अभी कोई और सवाल पूछ लो जो पूछने, मैं जा नहीं रहा, और क्लबिंग के पूछने पूछ लो, हाँ सर, और कोई नौ सवाल नौ पूछने क्वेश्चन आ गए हैं। हाँ 9 पूछ क्वेश्चन लो। आ गए। माइनर और सर वार्ड माइनर और ट्रस्ट के बारे में कहिए। हाँ, एक एमा डोशी की जजमेंट है, सुन लीजिए। अब ये एक सवाल पूछा गया, अगर मैंने माइनर के बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बना दिया, माइनर के बेनिफिट के लिए, तो सवाल आता है जो उससे इनकम आएगी, अगर वो क्लब होगी, जो बेनिफिशियरी को इनकम आएगी माइनर को क्लब होगी। लेकिन अगर मैंने एक ट्रस्ट बना दिया कि जब तक माइनर मेजर नहीं होगा तब तक इनकम अक्रू नहीं होगी, तो उस केस में एमा डोशी की जजमेंट है कोई क्लबिंग नहीं होगी। जब माइनर बढ़ 18 से ऊपर हो जाएगा उसके बाद क्लबिंग होगी, पूरी की पूरी पिछले सालों की इनकम एक ही साल। अब एक और बात सुन लीजिए, मैंने कहा माइनर की इनकम क्लब होती है, मैंने बोला, लेकिन मैंने क्या बोला कि एमा डोशी की जजमेंट है, अगर आपने कह दिया कि माइनर की इनकम विल नॉट अक्रू ईयर बाय ईयर, इट विल अक्रू व्हेन ही बिकम्स मेजर, तो एमा डोशी की जजमेंट है उस केस में कोई हर साल इनकम लेनी नहीं, कैड ही नहीं करनी। कब लेनी है? जब वो मेजर हो जाएगा तब उसको इनकम आएगी और सारी इनकम टैक्स कर दी। और एक और बात, आपकी माइनर की इनकम क्लब कर रहे हैं, 18 जनवरी को माइनर मेजर हो गया, 18 जनवरी को हो गया, तो 17 जनवरी तक की इनकम क्लब होगी, 18 जनवरी से मार्च तक की इनकम क्लब नहीं होगी। मेरी बात को सुन रहे हैं? माइनर की इनकम पेरेंट में क्लब होती है सतीश जी, लेकिन वो ड्यूरिंग द ईयर मेजर हो गया, तो जब तक वो मेजर नहीं था तब तक की इनकम जो भी अक्रू हुई वो तो क्लब हो जाएगी पेरेंट की इनकम में, उसके बाद क्लब नहीं। लेकिन उल्टा है, जब सीनियर सिटीजन 60 साल का होता है एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो पूरा बेनिफिट देते हैं उसको। आपको याद है सीनियर सिटीजन अगर 31 मार्च को भी अगर हो जाता है तो उसको बेनिफिट 3 लाख का मिलता है, पूरे साल चाहे वो एक दिन के लिए सीनियर सिटीजन हुआ। लेकिन ये माइनर के केस में 2 पार्ट करते हैं, टिल द डेट ऑफ माइनर क्लब, आफ्टर माइनर बिकम्स मेजर नॉट क्लब। ये भी समझ में आ गया सर? बड़ी बड़ी चीजें बताऊंगा जो आपको लगेगा कि कोई नई चीज सीखी है। बिल्कुल नई चीज सीखी है सर, ये तो गलती करते थे हम पूरे साल का। हाँ, clubbing पूरे छोड़ साल देते गलती थे। करते हैं, नो डाउट। सर क्वेश्चन है, मैं पूछता हूँ सर। पूछिए। आयुष बंसल जी पूछते हैं, व्हाट अबाउट इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम पीपीएफ ऑफ माइनर? इंटरेस्ट तो क्लब एग्जेम्प्ट होता है यार, एग्जेम्प्ट है वो तो कोई दिक्कत ही नहीं एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट ही रहेगा सर, क्लब होगा पर exempt रहेगा। एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। अब एक और बता दूं, माइनर का अब आप अकाउंट खोल सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपका और माइनर का मिलाकर 70,000 से 1.5 लाख से ऊपर नहीं हो सकता। पहले माइनर का अलग 1.5 लाख होता था, अब दोनों मिलाकर 1.5 लाख है। पर सर बैंक वाले Contribution to कहाँ PF। करते हैं? बैंक वाले तो सारे काम तो ले लेंगे 1.5 लाख। सर थैंक यू, धन्यवाद। उनको कहते हैं 1.5 लाख लेना अलग बात है, 80C की एग्जेम्पशन की बात कर रहा हूं मैं। मिलना उतना ही है। हाँ जी सर, मैं 80C की बात कर रहा हूं, मुझे पीपीएफ का अकाउंट की बात नहीं कर रहा, 80C में कह रहा हूं 1.5 लाख मिलेगा दोनों मिलाकर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभम जी पूछते हैं, सन इन लॉ रिसीव 25 lakhs बिफोर 2 days ऑफ मैरिज फ्रॉम वुड बी। सन इन लॉ है कहाँ वो? इजी है सन इन लॉ। फ्यूचर सन 2 दिन पहले से पहले सन इन लॉ कहाँ से हो गया? सारा लेके भाग जाएगा, वो शादी भी नहीं कराएगा। क्या बातें कर रहे हो? वो तो शादी भी नहीं कराएगा, लेके चला जाएगा। ना सन इन लॉ होता है जिस दिन मैरिज सोलमनाइज हो, उससे पहले वो सन इन लॉ कहाँ है? सन इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभय जी पूछते हैं, फादर गिव टू सन, सन इन्वेस्ट हिज मनी इन शेयर्स एंड अर्न्स कैपिटल गेन, Why should there be a यार, बच्चों को सेट करना मेरा काम है, मैं बेटे को बेटी को दे सकता हूँ, कोई क्लबिंग नहीं है, कोई क्लबिंग नहीं है। फिर अलाउ किया हुआ हमने गिफ्ट देना? अरे यार बिल्कुल नहीं है, कोई क्लबिंग नहीं है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी टाइम पीरियड जो क्लबिंग के हैं 1 साल के, यदि फर्स्ट ईयर क्लबिंग हो गई तो क्लब कंटिन्यू टू बी क्लब्ड अप टू हाउ मच ईयर? वो इनकम उस एसेट से जो आती रहेगी वो क्लब होती रहेगी थ्रू आउट देयर लाइफ। सर अगर हमने माइनर को दी है टिल दी वो करके सुन लो ना, वो पैसे आप करके फिर बाद में उसकी इनकम कमानी बंद कर दी, खा गए,
तो फिर क्लबिंग ही नहीं हो। इनकम आएगी तो क्लब होगी, इनकम नहीं आएगी तो नहीं क्लब होगी। बात समझ में आ गया? इनकम आएगी तो क्लब होगी, इनकम आएगी। केस ऑफ माइनर, अगर माइनर को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देते हैं, माइनर को टिल ही अटेन मेजॉरिटी, उसके बाद क्लबिंग होगी नहीं ना। वो मैं कब कह रहा हूँ, उसके मैं बाद कब कह रहा हूँ? अरे मेजर को कर दो ना यार, माइनर को करके क्या फायदा मिलता है? अगर पहले माइनर को की हुई है तो जब वो मेजॉरिटी पे आ जाएगा तब नहीं होगी, बाद में नहीं होगी। द मोमेंट ही बिकम मेजर, खत्म। हाँ जी। माइनर की इनकम क्लब तब तक होती है जब तक वो 18 साल नहीं हुआ। जी जिस सर। दिन 18 साल हो गया, बाय बाय। वो कहते जाओ, अमेरिका में तो आपको कहते हैं मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु प्रसाद जी पूछ रहे हैं, इन केस माइनर्स इनकम नॉट क्लब, हु विल पे इनकम टैक्स लायबिलिटी? क्यों नहीं क्लब हुई? अगर क्लब नहीं हुई तो वही कारण हो सकता है ना, वो डिसेबल्ड है या अपने टैलेंट से कमाया या मैनुअल वर्क से कमाया। सर भूल गए, नहीं माइनर की इनकम ली नहीं, भूल गए। भूल गए। yes. देखिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज जी। वो आपकी क्लबिंग में कभी भी पकड़ सकते हैं। नहीं, देन इन दैट केस हु विल पे इनकम टैक्स लायबिलिटी? लाइबिलिटी तो आप ही की है, आपके हाथ में क्लब होना है। जो फादर जिसकी इनकम ग्रेटर है, जिस पेरेंट की इनकम हायर है, उसके अंदर ऐड होना है। 1500 रुपए छोड़ के तो ऐड होना ही है। बिमल जैन जी पूछ रहे हैं जो इनकम माइनर की है फ्रॉम टेक्निकल, वो नहीं कह रहे, वो नहीं कह रहे, पर्सनल इनकम टैक्स में वो जाएगी। तो उसकी पर्सनल इनकम है, पर्सनल रिटर्न है उसकी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बिमल जैन जी पूछ रहे हैं, इफ द वाइफ हैज मोर इनकम एंड माइनर्स इनकम इज क्लब्ड विद हर, क्लबिंग होनी है। मैंने बोला ना, मैंडेटरी है। ये नहीं देखना कि वाइफ की ज्यादा किसकी ज्यादा, क्लबिंग क्लबिंग है। एक बार जिसकी ज्यादा है, जिसकी क्लब हो गई उसी में रहेगी बस। जी हाँ, जी हाँ। आत्माराम सरिया जी पूछ रहे हैं, इन केस ऑफ माइनर इनकम अर्न फ्रॉम ओन टैलेंट, हिज रिटर्न विल बी फाइल्ड सेपरेटली? यस, सेपरेटली बाय द पेरेंट एज ए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव एसएससी में फाइल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन किशन कुमार जी पूछ रहे हैं, विच इनकम कंसिडर्ड कंप्यूटिंग हायर इनकम ऑफ पेरेंट्स, ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम? सर ग्रॉस टोटलिंग, क्लबिंग पहले होती है, डिडक्शन बाद में मिलता है। जी जी सर ये तो ध्यान रखो, पहले क्लबिंग है फिर डिडक्शन है। पहले आप ग्रॉस टोटल इनकम में क्या होता है, क्लबिंग एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, उसके बाद ही तो डिडक्शन मिलती है 80 में। क्लबिंग के सेक्शन कौन से हैं? 60 to 64। और उसके सेक्शन कौन से हैं? सेट ऑफ 70 to 80। और उसके बाद डिडक्शन शुरू होती है 80C to ऑनवर्ड्स। तो सर सिस्टमेटिक तरीके से चलो ना सर, ये कैसे हो सकता है चित में जीता पट तुम हारे? नहीं, ऐसा नहीं होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दीपक जैन जी पूछ रहे हैं, इफ आई हैव 3 चिल्ड्रन एंड ऑल 3 रिसीव गिफ्ट ऑफ ₹50,000, will each get exemption, so therefore no clubbing? क्या 10 लाख गिफ्ट दे दो? चिल्ड्रन अगर माइनर नहीं है तो? नहीं, चिल्ड्रन मतलब माइनर है, 50-50 हजार रुपए उनको गिफ्ट मिला हुआ है। अरे इनकम क्लब होनी है यार, इनकम आएगी 50,000 रुपए तो क्लब होगी, नहीं आएगी तो नहीं होगी। अरे मैं कह रहा हूँ 10 लाख दे दो, इनकम आएगी तो क्लब होगी, नहीं आएगी तो नहीं होगी। अगर वो 10 लाख रुपए एग्जेम्प्ट इनकम में लगा देगा तो क्लबिंग क्या होगी? सर उनका क्वेश्चन उल्टा है कि 3 बच्चे हैं कि अदर से गिफ्ट मिला है 50-50 हजार का तीनों को अलग अलग। अच्छा यूं कह रहे हैं वो तीनों को, और तीनों मेरे इनकम मेरे में ऐड हो रहे हैं। तीनों मेरे में ऐड हो रहे हैं ना। पहले इनकम निकालनी पड़ती है फिर क्लबिंग होती है। जब 50,000 तीनों को माफ हो गया तो फिर क्लबिंग में आना ही नहीं। पहले तो इनकम निकालो फिर क्लबिंग करते हैं। First calculate the income of minor child, then clubbing. That's all. Next question sir, नरेश समकारिया जी पूछ रहे हैं, property gifted to major child, clubbing provisions लगेंगे? No question. लेकिन stamp duty लग जाएगी। अलग अगर हरियाणा में और पंजाब में छोड़ के या कहीं और में, दिल्ली में तो लगती है। जी जी। अनिल जी पूछ रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म डूइंग बिजनेस हैविंग हस्बैंड एंड वाइफ एज पार्टनर हैविंग इक्वल शेयर, बहुत तो 50% हो गए ना दोनों के। अगर सैलरी लेंगे तो क्लबिंग होगी। नहीं, बहुत है, अनलेस टेक्निकल और प्रोफेशनल वजह से क्वालिफिकेशन नहीं है, उनको कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो फिर थैंक यू वेरी मच। रस्तोगी जी पूछ रहे हैं, मे इट बी बेनिफिशियल टू क्रिएट प्राइवेट ट्रस्ट एज ए टूल ऑफ टैक्स प्लानिंग एंड अवॉइडिंग प्लानिंग? प्राइवेट ट्रस्ट में टैक्स लगता है सर। अगर बिजनेस करो तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट 42.74%। क्या बातें कर रहे हैं? हाँ, ट्रस्ट क्रिएटेड बाय विल है जिसमें बच सकते हैं।
अदरवाइज अगर आप प्राइवेट ट्रस्ट करके बिजनेस करोगे तो 42.74% टैक्स है स्टेट अवे, कोई 2.5 लाख की एग्जेम्पशन भी नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर एसएल गुप्ता जी है। जब प्राइवेट ट्रस्ट के बारे में करेंगे तो बता दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएल गुप्ता जी का, माइनर्स इनकम फॉर द ईयर एक्रूड ओनली ऑन 31st मार्च। हु ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं होता है, प्रोपोर्शनेट करनी पड़ेगी। बट ही बिकम मेजर ऑन 15th मार्च। देन प्रोपोर्शनेट करिए, प्रोपोर्शनेट करिए, ठीक है। नीरज अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, व्हाट हैपेंस इफ प्राइवेट ट्रस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर डॉटर एंड पेरेंट्स पास अवे बिफोर द अटेनिंग मेजॉरिटी, सी अटेन द मेजॉरिटी? कोई बात नहीं है। मैंने बोला ना, जो इनकम है क्लब होगी, किसकी होगी? गार्डियन की इनकम। और मैंने तो कहा क्लबिंग नहीं होनी, सेपरेट रिटर्न जानी है, वो ट्रस्टी फाइल करेगा। सर ये प्राइवेट ट्रस्ट कौन सा है? डिस्क्रिमिनेटरी ट्रस्ट है कि स्पेसिफाइड ट्रस्ट है? अगर स्पेसिफाइड ट्रस्ट होता है तो रिटर्न भरता ही ट्रस्टी है, वो ट्रस्टी भरता है ऑन बिहाफ ऑफ द बेनिफिशियरी। तो वो तो वहां बात करेंगे ना, तो बात अच्छा लगता है जब 161 सबसेक्शन 1 या 164 सबसेक्शन 1 करूंगा, अभी नहीं क्लियर होगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रणवेश आर्या जी पूछ रहे हैं, ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ माइनर सन हु इज मेंटली इनकैपेसिटेटेड नो from प्रॉब्लम, attending his affair, नो क्लबिंग। no clubbing. नेक्स्ट क्वेश्चन अभय जी पूछ रहे हैं, फादर गिव टू सन, सन इन्वेस्ट द मनी इन बिजनेस, बिल प्रॉफिट अर्निंग विल बी टैक्स्ड इन द फादर्स रिटर्न? व्हाई शुड इट बी टैक्स यार, अगर मेजर को दिया बता है? दें। अरे अभी तक यार इनको डर लगता है, बेटे को दो ना, बेटे बेटियों को काम कराओ। कौन मना कर रहा है? सिर्फ बीवी को काम नहीं करा सकते या बहू को, बेटा बेटी दो, सन इन लॉ को दे दो। अरे क्या दिक्कत है? मना ही नहीं है। नो क्लबिंग, नो क्लबिंग। मेजर को देना कोई क्लबिंग नहीं है, और वो रिलेटिव है इसलिए, और बाकी भी खत्म है, टैक्स में नहीं लगता। कोमल अग्रवाल जी पूछ रही हैं, एज पर सेक्शन 27(1) ट्रांसफर रिमेन डीम्ड ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। 27(1), हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ठीक है। If transfer is having one house property other than transferred assets to wife, then if transferor sells some plot and earns capital gain and invests in one more house property, then benefit under section 54F. सर आप 27 पढ़िए। सर आप जो पढ़ रहे हैं ना 27, इट इज ओनली फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फॉर 54 नहीं है ये। 54 में आपने बीवी का लिया तो बीवी का मकान माना जाएगा। हाँ, उससे जो इनकम आएगी वो क्लब होगी। अब बात को समझ लेना, यही तो समझने वाली बात है। सिर्फ फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मैं डीम्ड ओनर हूँ, अदरवाइज ओनर तो मेरी वाइफ है। हाँ, उससे इनकम आएगी तो मेरी इनकम है क्लब हो जाएगी, लेकिन है तो ओनर वाइफ, उसमें कोई मतलब ही नहीं है। जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज जी पूछ रहे हैं, इफ माइनर चाइल्ड अर्न इनकम फ्रॉम टैलेंट and if such income invested in that case clubbing applicable in case of such income? जो इनकम टैलेंट से कमाई, सुन लो 10 लाख रुपए आया, उसने कमा लिया, वो 10 लाख की तो क्लबिंग नहीं होनी, लेकिन 10 लाख को आगे जो लगाया उसकी क्लबिंग होगी। जी सर, जी सर। 10 लाख को उसने एफडीआर बना ली तो वो टैलेंट से थोड़ी है एफडीआर, वो इंटरेस्ट की क्लबिंग हो जाएगी, नेक्स्ट 10 लाख की नहीं होगी। जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ये क्या है? अश्विनी जी क्या हो गया? अश्विनी जी सुन लीजिए, जिसने अपने 10 लाख कमाए टैलेंट से वो तो सही है, और 10 लाख उसने एफडीआर में रख दिए, उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो क्लब होगा पेरेंट की इनकम। यही तो गलती कर जाते हैं हम असल में, यही तो मैं कह रहा हूँ ना। लेकिन नहीं इनकम फ्रॉम टैलेंट और स्किल विच इज नॉट क्लब, बट मैनुअल वर्क विच इज नॉट क्लब। माइनर का कोई मैनुअल वर्क थोड़ी है, टैलेंट और स्किल का थोड़ी है एफडीआर का इंटरेस्ट। एफडीआर का इंटरेस्ट तो जमा कराया, वो तो क्लब होगा। सर माइनर का पैन कार्ड मिलता नहीं, जो टैलेंट से इनकम आई है वो किसने कह दिया पैन कार्ड मिलता है? अरे 6 महीने की उम्र का पैन कार्ड मिलता है, 6 महीने की उम्र से। पैन कार्ड हैज नथिंग टू डू विद फाइलिंग ऑफ रिटर्न। पैन कार्ड, और आजकल तो आधार कार्ड भी है, रिटर्न तो आधार कार्ड से भी चली जाती है। क्या बातें करते हो अश्विनी जी, मेरे से ना करा करो ये बातें। सर ये आधार कार्ड से भी अपने आप मिल जाता है पैन, आधार से डाल देना पैन अपने आप आ जाएगा। सर ये माइनर वाले केस में, माइनर वाले केस में इनकम और इनकम नहीं मानी जाएगी, ये वाली एफडीआर से। सर इनकम और इनकम भी क्लब्ड होती है, माइनर की इनकम थोड़ी है ना, इनकम माइनर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन रस्तोगी जी सुनील जी पूछ रहे हैं, इट इज बेटर टू गिफ्ट अमाउंट टू मेजर सन एंड सन परचेज ए प्रॉपर्टी एंड गेट लीज रेंटल देन क्लबिंग? होती नहीं, वो तो क्लबिंग ही नहीं हो नहीं सकती। तो बेटे को देना
और जब बेटे को दे देना सब कुछ तो फिर अपना अडल्ट होम में वो रूम बुक करा लेना। अपने होश आवाज में उतना ही देना जितना आपको जरूरी है, नहीं तो ना बेटा पूछेगा ना बहू पूछेगी। अरे भैया हाथ जोड़ के विनती है, उतना देना जितना अपने लिए रख लेना, अपने लिए इतना रख लेना कि जिंदगी भर मांगना ना पड़े। नहीं तो आजकल के जमाने में कुछ पता नहीं है। पहले बता दूं, बुरा माने जो बेटे बैठे हो, मैं तो सफा कह दिया। वो रचित भंडारी बैठा हुआ था और मैं लुधियाना में कहा बेटे को मत देना, और जो उसका अशोक भंडारी उनके फादर बैठे थे। अगले दिन रचित का फोन आ गया, सर मरवा दिया। मैं क्या हुआ? मैंने फादर से 25 लाख मांगे थे, उन्हें मना कर दिया। आहूजा साहब ने कहा नहीं देने। मैंने कहा बिल्कुल अच्छा किया, तेरे को क्यों दें भाई, अपने लिए रखेंगे पहले। तू कौन है, तूने कमाए, मैं अपने लिए रखूंगा पहले। हाँ फिर बेटे को मैंने बेटा पैदा किया है, उसको सेट करना मेरा काम है, लेकिन सारा कुछ थोड़ी दे दूंगा उसको। फिर तो मुझे पूछेगा ही नहीं। उसको लालच देते रहो, बेटा भी पूछेगा, बहू भी पूछेगी। राजेश जी जिस दिन दे दिया तो बहू तो वैसे नहीं देखेगी आपको, क्या होगा? तो इसलिए ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मनप्रीत सिंह कपूर जी पूछ रहे हैं। मनप्रीत सिंह कपूर जी पूछ रहे हैं, मनी गिफ्ट टू मेजर सन एंड व्हेन मेजर सन गिफ्ट इज दिस मनी टू मदर, व्हाट अबाउट द क्लबिंग? सर बता तो दिया, ये अगर प्लानिंग करी है, क्रॉस ट्रांसफर प्रूफ हो गई, तो फिर वो कहेंगे तुमने डायरेक्ट वाइफ को दी है और वो बेनिफिट आपको दे देंगे। अब वो क्लबिंग कर देंगे। अगर पता लग गया तो क्लबिंग हो जाएगी हस्बैंड के हाथ में। अगर पता नहीं लगा और वो अलग दी है और उसने अलग दी है तो फिर क्लबिंग नहीं होगी। ये तो हाथ ही निकल जाते हैं और पूछ फंस जाती कई बार। जी जी ये ध्यान रखना। एक नरेश समकारिया जी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि उन्होंने 3 दिन की छोटी बच्ची का भी पैन कार्ड बनवाया है। सबका बनता है सर, 3 days 6 महीने का भी बनता है, 3 दिन का भी बनता है। जी जी और आजकल तो पैसे भी ये तो बनवा के पैसे खर्च रहे हैं। मैं तो पैसे भी ना खर्चूं, मैं तो आधार कार्ड लेके फाइल कर दूंगा, अपने आप मिल जाएगा, वो दे देंगे पैन नंबर, एक पैसा भी नहीं लगेगा। ऑटोमेटिक पैन अलाउट होता है आजकल विदाउट अप्लाइंग, इफ यू हैव ए आधार एंड यू फाइल द रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अखिलेश गर्ग जी पूछ रहे हैं, इनकम अर्न बाय वाइफ ऑन पिन मनी। नहीं, नो, नॉट क्लब, नॉट क्लब, इन्वेस्टेड इन एफडीआर, नॉट क्लब, नो क्लबिंग। स्त्री धन का नहीं होता क्लबिंग। जो मेरे पैसे थे वो चोरी करते रही, जेब में डाल दिया, मेरे पर्स से निकाला, वो भी क्लब नहीं होता। जी जी सर, जी सर। I feel there is no question. Thank you, sir. Thank you, Guruji, once again. And Mukesh Rajiv. सर एक क्वेरी है, अगर माइनर ने लॉटरी टिकट खरीदी और उसकी लॉटरी आ गई, व्हाट इज द स्टेटस? माइनर की लॉटरी आई तो भी क्लब होना है। कोई लॉटरी कोई टैलेंट से नहीं आती, स्किल से नहीं आती है, डेस्टिनी से आती है, लक से, डेस्टिनी से आती है, वो क्लब होगा। अरे क्लब क्या होगा, 30% टीडीएस तो ऑलरेडी कट गया होगा उसमें। अरे टीडीएस ऑलरेडी कटा होता है उसमें। दोनों सर 30% दोनों में टीडीएस है, कटेगा, लेकिन क्लबिंग होगी। ठीक है सर। वो टैलेंट से नहीं है, स्किल से नहीं है, वो तो किस्मत से है। लॉटरी तो किस्मत से निकलती है, और निकलती उसी की है, निकलती किसी और की है, ले आप लेते हो। और सर उसकी गाड़ी निकलाई है माइनर की। in our raffle got a car and the father had to pay the tax on that. Correct, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। Thank you, sir. Thank you very much. सर सब सारे कुछ दे दिया ना, कोई सवाल तो नहीं रह गया, बता दीजिए। नहीं, कोई नो क्वेश्चन सर। सर अगर मैं जल्दी करता ना तो क्या होता है, सवाल छूट जाते। सर एक क्वेश्चन और आगे। आइए बोलिए। क्वेश्चन है, हाँ मैं ले रहा हूँ सर। प्लीज ब्रीफ स्त्री धन। स्त्री धन जो स्त्री को आपने दिया, पॉकेट मनी ने उसने बचा लिया, वो इसका स्त्री धन होता है। जो आपने पॉकेट मनी दी, और पॉकेट मनी व्हाइट वाली दी, ब्लैक वाली नहीं, जो पॉकेट मनी दी उसने कुछ बचा लिया और उसने कहा ये मैंने बचाकर सेविंग करी है, वो उसका स्त्री धन है। सर इसकी कोई लिमिट है? डिमोनेटाइजेशन में तो सर सारे सर आपकी रिटर्न जाती है 10 लाख की, और आपने कितना बीबी को दे दिया होगा, फिर कहते हैं लिमिट है। अरे कुछ तो अपनी रिटर्न तो देखो कितनी यार। सारे डिमोनेटाइजेशन में तो सबने 50,000 रुपए ड्राइंग निकालते हो, 50,000 रुपए महीने की ड्राइंग करते हो, लोग तो 30,000 करते हैं, और बीबी को दे दिया घर के खाने के लिए, फिर कहते हैं उसने बचा भी लिया। सर किसको मिला रहे हो यार?
कम से कम ऐसे तो ना कहा करो यार। बीवी को निकाल के 1-2 लाख दिया हो और वो आपने ड्राइंग की हो, उसमें से उसने बचा लिया तो मान लिया। घर के खर्चे में वो बेचारी कहाँ खाएगी और कहाँ क्या बनेगी। छोड़ो ना यार, आपकी ड्राइंग कितनी है पहले ये तो बता दिया करो। मेरे से मत छुपाया करो, औरों से छुपाना। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिम्पल भाटिया जी का। बैंक्स आर नॉट एक्सेप्टिंग ऑटोमेटिक आधार कार्ड इन पीडीएफ फॉर्मेट। सर बैंक नहीं करेगा, आपको आधार कार्ड आपको लेकर आधार कार्ड से रिटर्न भरते हो तो आ जाता है, नहीं तो पैन अप्लाई कर दो। वो रिटर्न के लिए आधार कार्ड है, बैंक के लिए नहीं है। बैंक तो पैन नंबर मांगेगा। सर उसमें उन्होंने, सर इधर मैं छोटा सा पॉइंट बोलूंगा। इनकम टैक्स वालों ने ये बोला है कि अगर आपके पास आधार है तो आप हमारी पैन वाली जो साइट है उस पे आप पर्टिकुलर डालो, अगर मोबाइल लिंक्ड है तो आपको हाथ के हाथ पैन नंबर दे देंगे। फिर बात खत्म हो गई, फिर तो रिटर्न भी जरूरी नहीं है। हाँ जी। दूसरा पॉइंट, एक जो डिफिकल्टी आई थी कि जिन्होंने पहले आधार बना लिए थे और मोबाइल अपना लिंक नहीं करा था, अब उन्होंने एक फैसिलिटी दी है कि आप जो है वो मोबाइल अब लिंक कर सकते हो फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब बच्चे का मोबाइल अलग होना चाहिए क्या? नहीं सर, वो एक पेरेंट पे वो मोबाइल एक से ज्यादा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 50 से मोबाइल कर लो सर। 50 लिंक कैसे करोगे? वो साइट पे उन्होंने आधार के यूडीआई की कुछ प्रोसीजर दिया है। ओटीपी होगा, आ जाता होगा। नहीं, या तो साइट पे, नहीं तो आप जाओ किसी भी सेंटर में, वहां पे कर देते जाओ वाला बात तो ठीक है, पर वहां बड़ी दिक्कतें हैं, लाइन लगती है। वो तो है ही। पर संजय जी कुछ नया बता रहे हैं कि साइट पे कुछ आया है। नहीं, वो नेटिव डेस्क की बात कर रहे हैं। हाँ सर, बड़े इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। आधार से लिंक कैसे करेंगे? आधार को तो पहले लिंक कराना पड़ेगा संजय जी। आधार को तो आधार कार्ड से जाके लिंक कराना पड़ेगा। एक मिनट, नहीं सर, ना एक्चुअली सर क्या है, पहला क्वेश्चन मैंने बोला पैन जो है वो अगर आपको लेना है और आपके पास आधार है और मोबाइल लिंक्ड है तो मोबाइल लिंक होगा ना तभी तो। हाँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले मोबाइल लिंक कराना पड़ेगा हाँ, जाकर। पहले मोबाइल लिंक कराता है। जो सतीश जी ने बोला कि बैंकों में लाइन है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे पास एक आया था मैसेज, उसके अंदर उन्होंने कहा कि आप लिंक करा सकते हो फर्स्ट टाइम। जिन्होंने चेंजेस कराना है उनको तो जाके थंब लगाना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम आप कर सकते हो, उसका क्या प्रोसीजर है मुझे डिटेल नहीं पता, लेकिन सर मैं व्हाट्सएप में बिलीव नहीं करता। व्हाट्सएप पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया में यूडीआई की साइट बताई थी, यूडीआई पे देख लेंगे, हम भी करते हैं। आज पहली बार क्वेश्चन है, अगर मुझे मिलेगा तो मैं भेजूंगा। करो सर, करो। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। संजय जी ने पूरा टाइम दिया है, पूरा। थैंक यू वेरी मच सर संजय जी, आपने टाइम दिया, फोटो नहीं लगाई है। धन्यवाद। 7 तारीख को आपका मेरे यहाँ है सर, उसमें आ जाए। बिल्कुल है सर, 6 तारीख को सामने बैठे हैं, इनका ही आ भी है कल। उसके बाद ये बड़ा बदमाश है सर सतीश। अब कौन सा फ्लाइट पकड़ के आना है सर ने? अब कौन सा फ्लाइट पकड़ के? सतीश ने भी वही टॉपिक लिया जो आपका टॉपिक है। क्यों सर, अब कौन सा फ्लाइट पकड़ के आना है? अब तो जूम। लेकिन संजय जी चिंता मत करना, मैं आपके यहाँ ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो सतीश जी के यहाँ नहीं बताऊंगा। क्योंकि संजय जी ने लिखा है इनसाइट ऑफ द चैरिटेबल ट्रस्ट, तो इनसाइट तो मुझे उनको बताना पड़ेगा ना। तो वहां पे तो ये लिखा ही नहीं ना इनसाइट ऑफ द चैरिटेबल ट्रस्ट, तो संजय जी को इनसाइट दूंगा, इनको ओवरसाइट दूंगा। जो आ गया ना ओवरसाइट, इनडायरेक्टली सर ने बोल दिया कि मेरे को संजय जी की वाली वेबिनार में ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ, वो इनसाइट है, आपका ओवरसाइट है। नहीं, हम लोग अपने भी भेज देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल बी आल्सो देयर। ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट सर, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू। पूरे 2 घंटे लग गए हैं, देख लो सर। थैंक यू वेरी मच सर। एंड रिक्वेस्ट Sunil Dhamija ji, please present a vote of thanks sir. Sunil Dhamija ji sir. Thank you very much sir. Guruji, how do I thank you? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੜਨਾ ਹੈ, हमेशा पढ़ रहे हैं सर। हिंदी सना हमेशा ख्याल रख रहे हैं। पंजाबी नहीं हिंदी, क्योंकि कई लोग गलत मानेंगे, क्योंकि 90% अग्रवाल ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, please keep us updated, educated, and to all the members of the our Pusa Road Study Circle. You have given all the insights of the relevant provisions of
clubbing. Very well done, sir. Very well Sir, done. thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank Thanks, you. sir. very much. Best. Take care, you. sir. Take care. Thank Take you. care. चलिए sir. Thank you. Sanjay ji, thank you. Thank you, sir.